नमस्ते। द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी सीरीज में हम चैप्टर 12 इंडियन फाइनेंशियल मार्केट पर चर्चा करेंगे। अच्छा, तो जब हम फाइनेंशियल मार्केट शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सीधी एक तस्वीर आती है। हाँ, शेयर बाजार की। बिल्कुल, टीवी पर चलती हुई वो लाल हरी पट्टियां और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, है ना? एग्जैक्टली। लेकिन जो सोर्सेज हमारे पास हैं वो बताते हैं कि ये तस्वीर मतलब बहुत अधूरी है। अधूरी कैसे? असल में भारत में दो फाइनेंशियल दुनियाएं एक साथ चलती हैं। दो दुनियाएं? हाँ, एक वो है जो हाईटेक बैंकिंग और स्टॉक मार्केट की है, और दूसरी वो जो सदियों पुराने भरोसे और परंपरा के नेटवर्क पर चलती है। अच्छा, तो आज हम इसी फाइनेंशियल ड्यूअलिज्म को, मतलब इन दोनों दुनियाओं को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, इन दोनों दुनियाओं का काम एक ही है, जैसा सोर्सेज में बताया गया है। जी। पैसे को वहां पहुंचाना जहां उसकी जरूरत है। ओके। इसे आप अर्थव्यवस्था का सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त संचार प्रणाली समझ सकते हैं। मतलब जो बॉडी में खून का काम है वही इकोनॉमी में पैसे का है। सही पकड़ा। ये उन लोगों से पैसा लेता है जिनके पास सरप्लस है, जैसे हमारी और आपकी सेविंग्स जो बैंक एफडी में पड़ी हैं। हाँ। और उन तक पहुंचाता है जिन्हें पैसे की जरूरत है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है जिसे नई फैक्ट्री लगानी है। या कोई छोटा व्यापारी जिसे अपना माल खरीदना है। बिल्कुल। और इस लेन देन का आधार या तो इंटरेस्ट होता है या फिर डिविडेंड। मतलब या तो आप अपने पैसे पर ब्याज कमाते हैं। और या फिर किसी कंपनी के मुनाफे में हिस्सेदार बन जाते हैं। एग्जैक्टली। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। सोर्सेज बताते हैं कि ये मार्केट मोटे तौर पर दो हिस्सों में बटा हुआ है। हाँ, एक जो शॉर्ट टर्म यानी छोटी अवधि की जरूरतें पूरी करता है और दूसरा जो लॉन्ग टर्म मतलब लंबी अवधि की। अच्छा, इसको समझने का कोई आसान तरीका है? हाँ, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है स्प्रिंट और मैराथन की एनालॉजी। स्प्रिंट और मैराथन दिलचस्प है। हाँ, तो स्प्रिंट है मनी मार्केट, जहां 364 दिन यानी करीब एक साल तक के लिए पैसों का लेन देन होता है। ये तेज और छोटी रेस है। और मैराथन? मैराथन है कैपिटल मार्केट, जहां एक साल से ज्यादा के लिए यानी लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उठाया जाता है। कैपिटल मार्केट में शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स ये सब आते हैं। अच्छा, जिनकी अपनी एक अलग ही मतलब कॉम्प्लेक्स दुनिया है। तो आज की हमारी चर्चा का फोकस इस स्प्रिंट पर यानी इंडियन मनी मार्केट पर रहेगा। लेकिन यहाँ भी जैसा हमने शुरू में बात की, दो अलग-अलग मैदान हैं। हाँ, एक है ऑर्गेनाइज्ड और रेगुलेटेड और दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड और पारंपरिक। तो पहले ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट को समझते हैं। इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, यहां से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। बड़ी बड़ी कंपनियों के पास हजारों करोड़ की एसेट्स होती हैं। वो कैपिटल मार्केट से पैसा उठा सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। तो फिर उन्हें कुछ दिनों या हफ्तों के लिए मनी मार्केट से पैसा उधार लेने की क्या जरूरत है? ये तो सोचने वाली बात है। क्यों? सोर्सेज इसे वर्किंग कैपिटल की जरूरत से जोड़ते हैं। वर्किंग कैपिटल मतलब रोजमर्रा के खर्चे चलाने के लिए पैसा। हाँ। इसका कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए किसी ने बहुत महंगी कार तो खरीद ली, लेकिन रोज के पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। कार तो खड़ी रह जाएगी अगर पेट्रोल नहीं है। हाँ। मनी मार्केट वही पेट्रोल मनी मुहैया कराता है। सोचिए, एक बड़ी टेक्सटाइल कंपनी ने कैपिटल मार्केट से 500 करोड़ उठाकर एक शानदार फैक्ट्री लगा ली। ठीक है, ये तो हो गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हाँ, लेकिन अब उस फैक्ट्री को रोज चलाने के लिए कपास खरीदना है, मजदूरों को सैलरी देनी है, बिजली का बिल भरना है। ये सब वर्किंग कैपिटल है। अच्छा, और अक्सर कैश फ्लो में मिसमैच हो जाता होगा। बिल्कुल। मतलब कंपनी ने अपना माल रिटेलर्स को बेच दिया, लेकिन पेमेंट आएगा 90 दिन बाद। बिल्कुल। पर कपास वाले को तो पेमेंट आज ही करना है। एग्जैक्टली। इसी 90 दिन की गैप को भरने के लिए कंपनी मनी मार्केट में आती है। ये बिजनेस का इंजन चालू रखने वाला लुब्रिकेंट है। समझ गए। और सोर्सेज इस बात पर जोर देते हैं कि ये कितना क्रूशियल है। अगर एक बड़ी कंपनी कुछ लाख रुपए की पेमेंट भी टाइम पर ना कर पाए तो वो डिफॉल्ट कर सकती है। और उसकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। हाँ, और उसका पूरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट खतरे में पड़ सकता है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी है। तो इसमें प्लेयर्स कौन होते हैं और लेन देन कैसे होता है? देखिए, इसमें कई प्लेयर्स हैं और इसके कुछ स्पेसिफिक टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। ओके, ये यूपीएससी के नजरिए से जरूरी होगा। हाँ, बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइज मनी मार्केट के कुछ की इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सबसे काला और सबसे इंपॉर्टेंट है कॉल या नोटिस मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट? हाँ, ये एसेंशियली बैंकों का आपस का बाजार है। मान लीजिए किसी एक बैंक के पास दिन के आखिर में कैश की कमी हो गई। क्यों? शायद क्योंकि ज्यादा लोगों ने पैसे निकाल लिए। हो सकता है।
तो उसे आरबीआई के नियमों के तहत एक मिनिमम कैश रिजर्व मतलब सीआरआर, एसएलआर रखना ही होता है। तो वो दूसरे बैंक से जिसके पास एक्स्ट्रा कैश है, एक रात के लिए उधार ले लेता है। अच्छा, बस एक रात के लिए? हाँ, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है, 1 दिन से लेकर 14 दिन तक। तो ये बैंक्स का अपना इंटरनल बैलेंसिंग सिस्टम है ताकि सिस्टम में लिक्विडिटी बनी रहे। और इसका इंटरेस्ट रेट भी हर दिन बदलता होगा? बिल्कुल, डिमांड सप्लाई के हिसाब से। दूसरा बड़ा इंस्ट्रूमेंट है ट्रेजरी बिल्स या टी बिल्स। ये तो सुना है मैंने। ये सरकार का तरीका है शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधार लेने का। जब सरकार को अपने खर्चों के लिए कुछ महीनों के लिए पैसा चाहिए होता है, तो वो आरबीआई के जरिए टी बिल्स जारी करती हैं। कितने समय के लिए? ये 91 दिन, 182 दिन या 364 दिन के होते हैं, और ये जीरो कूपन सिक्योरिटीज होती हैं। जीरो कूपन मतलब इन पर कोई ब्याज नहीं मिलता? नहीं। तो फिर कोई क्यों खरीदेगा इन्हें? क्योंकि ये डिस्काउंट पर इशू होते हैं और फेस वैल्यू पर रिडीम होते हैं। अच्छा, मतलब सरकार कहेगी कि आप हमें आज 98 रुपए दीजिए और हम 91 दिन बाद आपको पूरे 100 रुपए लौटाएंगे। तो वो जो 2 रुपए का फर्क है, हाँ, वही आपका मुनाफा है। समझ गई। और क्योंकि ये सरकार जारी करती है तो ये सबसे सुरक्षित माने जाते होंगे, जीरो डिफॉल्ट रिस्क। बिल्कुल, ये सरकार का आईओयू है एक तरह। ओके, ठीक है। इसके अलावा और क्या है? फिर आता है कमर्शियल पेपर, जिसे सीपी कहते हैं। कमर्शियल पेपर? हाँ, जैसे सरकार टी बिल्स जारी करती है, वैसे ही बड़ी बड़ी हाईली रेटेड कंपनियां शॉर्ट टर्म पैसा उठाने के लिए कमर्शियल पेपर जारी करती हैं। ओके, ये भी टी बिल्स की तरह ही होता है? हाँ, काफी हद तक। ये भी अनसिक्योर्ड और डिस्काउंट पर जारी होते हैं। ये कंपनियों के लिए बैंक से लोन लेने का एक ऑल्टरनेटिव है। और कुछ? और आखिर में है सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स या सीडीज। सीडीज? हाँ, ये एसेंशियली एक तरह की बड़ी ट्रेडेबल फिक्स्ड डिपॉजिट होती है। बैंक इसे जारी करते हैं और अगर आपको मैच्योरिटी से पहले पैसा चाहिए तो एफडी तुड़वानी पड़ती है? यहाँ नहीं, आप इसे किसी और को बेच सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में। अच्छा, तो ये पूरा एक वेल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जिसमें सरकार, बैंक, बड़ी कंपनियां सब हिस्सा लेते हैं। जी। सोर्सेस के अनुसार भारत में इस ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट को बनाने का श्रेय 2 कमिटीज को जाता है, चक्रवर्ती कमेटी 1985 और वघूल कमेटी 1987। हाँ, इन्होंने ही इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया था। इससे ये सवाल उठता है कि 1980 से पहले क्या था? अगर ये मॉडर्न सिस्टम नहीं था तो देश का फाइनेंशियल इंजन कैसे चल रहा था? यहीं से हम उस दूसरी दुनिया में प्रवेश करते हैं। अच्छा। जो आज भी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट के समानांतर चल रही है। भारत का मिसाल अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट? हाँ, इसकी जड़ें प्राचीन काल से हैं। ये हमारा पारंपरिक फाइनेंशियल सिस्टम है, जब फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम हर गांव देहात तक नहीं पहुंचा था। तब यही सिस्टम लोगों की और छोटे बिजनेसेस की जरूरतें पूरी करता था। बिल्कुल। और आज भी जहां बैंक की पहुंच नहीं है या जहां लोग फॉर्मल सिस्टम से बाहर हैं, वहां यही काम करता है। तो चलिए इस अनऑर्गेनाइज्ड दुनिया की गहराई में उतरते हैं। ये सुनने में बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है। भी। सोर्सेज इसे 3 मुख्य कैटेगरीज में बांटते हैं। पहली है अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। हाँ, इसमें चिट फंड्स और निधीज आते हैं। चिट फंड का नाम तो हम सबने सुना है, खासकर साउथ इंडिया में इसका बहुत चलन है। हाँ, चिट फंड एक तरह की कलेक्टिव सेविंग स्कीम है। मान लीजिए 20 दोस्त मिलकर एक कमेटी डालते हैं, सब हर महीने 5,000 रुपए जमा करते हैं। तो हर महीने 1 लाख रुपए जमा हो गए। हाँ, अब जिसे उस महीने पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो बोली लगाता है। कोई कहता है मैं 90,000 रुपए में ये पॉट उठा लूंगा, कोई कहता है मैं 88,000 रुपए में। तो जिसकी बोली सबसे कम होती है उसे वो पैसा मिल जाता है। एग्जैक्टली। और जो 12,000 रुपए का डिस्काउंट हुआ, वो बाकी 19 मेंबर्स में बंट जाता है। ये क्रेडिट एक्सेस करने का एक बहुत पुराना और कम्युनिटी बेस्ड तरीका है। इसमें भरोसा, ट्रस्ट बहुत बड़ा फैक्टर है। सबसे बड़ा फैक्टर है। लेकिन सोर्सेज एक चेतावनी भी देते हैं, चूंकि ये अनरेगुलेटेड है, ये बहुत एक्सप्लॉयटेटिव हो सकते हैं। हाँ, ये भी एक सच है। मतलब इसमें जो इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट होता है वो 36% से 48% सालाना तक पहुंच सकता है, जो कि फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम के पर्सनल लोन जो 12-15% होता है, उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। और भाग जाने का खतरा भी रहता है। वो तो है ही। अब दूसरी कैटेगरी पर आते हैं, जो है इंडिजिनस बैंकर्स। इंडिजिनस बैंकर्स, ये नाम ही बहुत पारंपरिक लगता है। ये प्राइवेट फर्म्स की तरह काम करते हैं, जो डिपॉजिट्स भी लेते हैं और उधार भी देते हैं, लेकिन आरबीआई के रेगुलेशन से बाहर। अच्छा। सोर्सेज में 4 मुख्य समूहों का जिक्र है
और ये दिखाता है कि ये सिस्टम कितना कम्युनिटी बेस्ड था। हाँ, ये क्लासिफिकेशन बहुत स्पेसिफिक है। पहला है गुजराती श्रॉफ्स, जो मुंबई, कलकत्ता जैसे बड़े इंडस्ट्रियल और पोर्ट सिटीज में एक्टिव थे। हाँ। दूसरा, मुल्तानी या शिकारपुरी श्रॉफ्स, जिनका नेटवर्क मुंबई, कलकत्ता से लेकर असम के चाय बागानों तक फैला था। तीसरा, मारवाड़ी कायास, जो मुख्य रूप से गुजरात में काम करते थे। और चौथा, चेट्टियार्स, जो चेन्नई और दक्षिण भारत के बंदरगाहों पर डोमिनेंट थे। यहाँ पे सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये होमोजीनियस नहीं है। मतलब हर समुदाय का अपना इलाका, अपना तरीका, अपना हिसाब किताब रखने का ढंग था, जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। इसका कोई उदाहरण? आलेख है। उसे अपनी फसल के लिए शॉर्ट टर्म लोन चाहिए। ठीक है। वो बॉम्बे के किसी बड़े बैंक में नहीं जाएगा। उसे पता है कि लोकल मुल्तानी श्रॉफ उसकी जरूरत को, उसके कैश फ्लो साइकिल को समझेगा और शायद हाँ, एक हैंडशेक पर उसकी रेपुटेशन के आधार पर उसे लोन दे देगा। एग्जैक्टली। ये सिस्टम भरोसे पर चलता था, कोलैटरल पर नहीं। मतलब ये लोकल नॉलेज और कम्युनिटी ट्रस्ट पर आधारित था, जिसे कोई फॉर्मल बैंक रेप्लिकेट नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि ये सिस्टम काफी क्लोज्ड होता होगा, मतलब आउटसाइडर्स के लिए इसमें घुसना मुश्किल होता होगा। सही बात है। और अब हम तीसरी और सबसे जानी पहचानी कैटेगरी पर आते हैं, मनी लेंडर्स यानी साहूकार। फिल्मों से लेकर कहानियों तक इनका जिक्र तो हर जगह है। हाँ, और सोर्सेज इन्हें सबसे ज्यादा लोकलाइज्ड और एक्सप्लॉइटेटिव बताते हैं। इसमें भी दो प्रकार बताए गए हैं। एक है प्रोफेशनल मनी लेंडर्स, जिनका मुख्य पेशा ही ब्याज पर पैसा देना है। और दूसरे हैं नॉन प्रोफेशनल मनी लेंडर्स। हाँ, नॉन प्रोफेशनल मनी लेंडर्स वो हो सकते हैं जो कोई बड़ा जमींदार, व्यापारी या दुकानदार है और साइड बिजनेस के तौर पर पैसा उधार देता है। और आज भी भारत के कई ग्रामीण और सेमी अर्बन इलाकों में बिल्कुल एक छोटे किसान, मजदूर या ठेले वाले के लिए क्रेडिट का यही एकमात्र जरिया है। हाँ, क्योंकि बैंक शायद उसे 5,000 रुपए का लोन देने में 1,000 फॉर्मेलिटीज करेगा, लेकिन साहूकार तुरंत पैसा दे देता है। लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा चुकानी पड़ती है। ये सिर्फ इकोनॉमिक इशू नहीं, एक बड़ा सोशल इशू भी है। बहुत बड़ा। अक्सर जमीन या घर के कागज गिरवी रखने पड़ते हैं और ब्याज इतना ज्यादा होता है कि इंसान पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज के जाल में फंस जाता है। बिल्कुल। ये हमें दिखाता है कि भारत में फाइनेंस की दुनिया कितनी लेयर्ड है। एक तरफ हमारे पास यूपीआई और डिजिटल बैंकिंग है और दूसरी तरफ ये सदियों पुरानी व्यवस्थाएं हैं जो आज भी चल रही हैं। बिल्कुल। और ये हमें ये भी बताता है कि फॉर्मल इकोनॉमी के लिए ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का विकास इतना महत्वपूर्ण क्यों था, जैसा कि चक्रवर्ती और वघुल कमिटीज ने रेकमेंड किया। हाँ। ये अनऑर्गेनाइज्ड सिस्टम्स भले ही क्रेडिट तक पहुंच देते हैं, लेकिन अक्सर बहुत ज्यादा लागत, शोषण और जोखिम के साथ आते हैं। एक रेगुलेटेड ऑर्गेनाइज्ड मार्केट ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस लाता है, जो एक हेल्दी इकोनॉमी की नींव है। सही कहा। तो आज हमने फाइनेंशियल मार्केट के स्ट्रक्चर को समझा और खासकर मनी मार्केट की इन दो समानांतर दुनियाओं को देखा। एक तरफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केट के टी बिल्स और कमर्शियल पेपर्स हैं जो कॉर्पोरेट इंडिया का पहिया घुमा रहे हैं। हाँ। और दूसरी तरफ चिट फंड्स, इंडिजिनस बैंकर्स और साहूकार हैं जो आज भी भारत के एक बड़े हिस्से की फाइनेंशियल लाइफलाइन है। भले ही वो लाइफलाइन कितनी भी महंगी क्यों ना हो। सही कहा। और सबसे बड़ा चैलेंज पॉलिसी मेकर्स के लिए यही है, इन दो दुनियाओं को कैसे इंटीग्रेट किया जाए, कैसे फॉर्मल क्रेडिट को देश के कोने कोने में उस साहूकार की तरह एक्सेसिबल बनाया जाए, लेकिन बिना उसके एक्सप्लॉयटेशन के। हाँ, फाइनेंशियल इंक्लूजन का असली मतलब शायद यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम भारत में मनी मार्केट के 8 ऑर्गेनाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। ये शब्द सुनने में थोड़े भारी लगते हैं, पर असल में ये वो टूल्स हैं जो हमारी इकोनॉमी की शॉर्ट टर्म प्लम्बिंग को आप कह सकते हैं ठीक रखते हैं। बिल्कुल सही कहा। प्लम्बिंग की एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। ये वो पाइप और वॉल्स हैं जिनके जरिए सरकार, बड़े बड़े बैंक्स और टॉप कंपनीज रोजमर्रा के खर्चों के लिए पैसों का लेन देन करते हैं। हम यहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात नहीं कर रहे, बल्कि अगले कुछ हफ्तों या महीनों का गुजारा कैसे होगा उसकी बात कर रहे हैं। ये सब 1 साल से कम के टाइम फ्रेम में होता है। और यही इसे फैसिनेटिंग बनाता है। ये फाइनेंशियल वर्ल्ड का हाई स्पीड चेस है। आज हम इन 8 इंस्ट्रूमेंट्स को सिर्फ डिफाइन नहीं करेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि ये भारत की इकोनॉमिक स्टोरी के साथ साथ कैसे इवॉल्व हुए। हाँ, 1980s से लेकर आज तक। एग्जैक्टली। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी खुली, हमें नए नए टूल्स की जरूरत पड़ी। तो चलिए इस कहानी को एक एक करके अनपैक करते हैं। अरे, सबसे पहले बात करते हैं सबसे पुराने और सबसे सेफ माने जाने वाले इंस्ट्रूमेंट की, ट्रेजरी बिल्स या टी बिल्स। हाँ,
ये 1986 में ऑर्गेनाइज हुए थे। इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। हाँ, और इसका मकसद बड़ा सीधा है। सरकार को अपने शॉर्ट टर्म खर्चों के लिए, जैसे सैलरी देने या पुरानी देनदारियां चुकाने के लिए पैसे चाहिए, तो वो मार्केट से टी बिल्स के जरिए उधार लेती है। अच्छा। इनकी मैच्योरिटी 364 दिनों तक की होती है। समय के साथ इसके अलग अलग वर्जन आए, जैसे 14 डे, 91 डे, 182 डे और 364 डे टी बिल्स। राइट। हालांकि 2001 के बाद से 14 डे और 182 डे वाले बंद कर दिए गए। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सोर्सेज बताते हैं कि ये जीरो कूपन सिक्योरिटीज हैं। एक मिनट, जीरो कूपन मतलब कोई ब्याज नहीं? हाँ, सुनने में तो ये एक बहुत ही खराब डील लिखती है। सरकार के लिए तो बढ़िया है, पर कोई इन्वेस्टर बिना ब्याज के सरकार को पैसे क्यों देगा? इसमें क्या खेल है? हाँ, बिल्कुल। पहली बार सुनने में यही लगता है। खेल डिस्काउंट का है। डिस्काउंट? इसे ऐसे समझिए कि टी बिल पर कोई स्टेटेड इंटरेस्ट रेट नहीं होता। सरकार इन्हें इनकी फेस वैल्यू यानी अंकित मूल्य से कम दाम पर इशू करती है। ओके। और जब मैच्योरिटी का समय आता है तो आपको पूरी फेस वैल्यू वापस मिलती है। ओके, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक 91 डे टी बिल है जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपए। ठीक है। तो सरकार इसे मुझे मान लीजिए 98 रुपए 20 पैसे में बेचेगी। मैं सरकार को आज 98 रुपए 20 पैसे दूंगी और 91 दिन बाद सरकार मुझे पूरे 100 रुपए लौटा देगी। बिल्कुल। तो ये जो 1 रुपए 80 पैसे का फर्क है, वही मेरा प्रॉफिट या रिटर्न है। एग्जैक्टली, यही आपका इम्प्लिसिट इंटरेस्ट है। और ये इतना पॉपुलर इसलिए है क्योंकि इसे सॉवरेन गारंटी हासिल है, मतलब भारत सरकार की गारंटी। सबसे सेफ। इससे ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म मार्केट में नहीं हो सकता। ये सिर्फ सरकार के पैसे जुटाने का तरीका नहीं है, बल्कि ये बैंक्स और बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए अपना एक्स्ट्रा कैश पार्क करने का सबसे सुरक्षित तरीका भी है। अच्छा। बल्कि टी बिल की यील्ड यानी इस पर मिलने वाला रिटर्न पूरी इकोनॉमी के लिए एक बेंचमार्क बन जाता है कि शॉर्ट टर्म में रिस्क फ्री रिटर्न कितना है। अगला है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी सीडी। हाँ, ये 1989 में शुरू हुआ था। हाँ, सीडी। शुरुआत में इसे बैंक्स अपने फंडिंग गैप्स को भरने के लिए इस्तेमाल करते थे, खासकर 1 साल से ज्यादा के पीरियड के लिए। पर अब तो नियम बदल गए हैं। बिल्कुल, जून 2021 में इसमें काफी बदलाव हुए। अब बैंक्स इन्हें मिनिमम 7 दिन और मैक्सिमम 1 साल के लिए इशू कर सकते हैं। और मिनिमम वैल्यू भी बदल गई है ना? हाँ, अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5 लाख रुपीज है। तो अब इन्हें कौन कौन इशू कर सकता है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी AIFIs। लेकिन AIFIs के लिए नियम कुछ अलग हैं। जी, AIFIs जैसे नबार्ड या एग्जिम बैंक जब CD इशू करते हैं तो उनकी मैच्योरिटी 1 से 3 साल तक की हो सकती है और वो सिर्फ इंडिविजुअल रेजिडेंट्स को ही इशू किए जा सकते हैं। RBI समय समय पर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बदलाव करता रहता है। ठीक है, अब आते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के एक पॉपुलर टूल पर, कमर्शियल पेपर यानी CP। बिल्कुल, CP 1980 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के दौर में। ये बेसिकली एक अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट है। हाँ, और यहाँ अनसिक्योर शब्द बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई कोलैटरल या गिरवी रखने वाली चीज नहीं होती। कोई गारंटी नहीं। कोई गारंटी नहीं। ये पूरी तरह से इशू करने वाली कंपनी की रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी पर चलता है। एक मिनट, बिना कोलैटरल के ये तो बहुत रिस्की लगता है। सिर्फ रेटिंग पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी बड़ी कंपनी की क्रेडिबिलिटी डूबी हो और CP मार्केट में हड़कंप मच गया हो? एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। 2018 का IL&FS क्राइसिस इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। ओह हाँ। IL&FS की रेटिंग गिरने से पहले तक वो CP मार्केट के सबसे बड़े प्लेयर्स में से एक थे। कंपनियां और म्यूचुअल फंड्स खुशी-खुशी उनके CPs में पैसा लगा रहे थे। जैसे ही उनकी फाइनेंशियल हेल्थ की खबरें बाहर आईं और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने उनकी रेटिंग गिराई, रातों रात सब बदल गया। इन्वेस्टर्स ने उनके CPs में पैसा लगाना बंद कर दिया, जिससे एक ह्यूज लिक्विडिटी क्रंच पैदा हो गया और पूरे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में डर का माहौल बन गया था। बिल्कुल, ये क्राइसिस दिखाता है कि CP मार्केट सिर्फ क्रेडिबिलिटी पर ही नहीं, बल्कि पल पल बदलते परसेप्शन पर भी चलता है। वाओ, ये तो हाई स्टेक्स गेम है। तो इसे कोई भी कंपनी इशू कर सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके रूल्स काफी स्ट्रिक्ट हैं। कंपनी की टैंजिबल नेटवर्थ कम से कम 4 करोड़ रुपए होनी चाहिए। ओके। और उसे क्रिसिल या ICRA जैसी RBI अप्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से एक अच्छी रेटिंग लेनी पड़ती है। ये 5 लाख रुपए या उसके मल्टीपल्स में इशू होते हैं और इनकी मैच्योरिटी 15 दिन से लेकर 1 साल तक हो सकती है। और अब तो इनकी लिस्टिंग भी जरूरी है।
हाँ, अक्टूबर 2019 से सीपीज की स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग भी जरूरी कर दी है ताकि और ट्रांसपेरेंसी आए। सीपी तो बड़ी कंपनियों के लिए हो गया, लेकिन डे टू डे बिजनेस में जहां एक सेलर ने बायर को माल बेचा है, वहां के शॉर्ट टर्म क्रेडिट का क्या? उसके लिए है हमारा चौथा इंस्ट्रूमेंट, कमर्शियल बिल, जिसे ट्रेड बिल भी कहते हैं। ये भी 1990 में ही शुरू हुआ था। हाँ, इसकी कहानी सीपी से बिल्कुल अलग है। ये बिजनेस ट्रांजैक्शन से पैदा होता है। हाँ, सोचिए, एक सेलर ने एक बायर को माल बेचा। बायर ने कहा, मैं पैसे 60 दिन बाद दूंगा। ठीक है। सेलर मान गया। बायर ने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया, जो एक लीगल प्रॉमिस है कि वो 60 दिन बाद पेमेंट कर देगा। यही बिल कमर्शियल बिल बन जाता है। तो ये एक तरह से सेलर और बायर के बीच का एक आईओयू है, एक कानूनी उधार की पर्ची। सही। लेकिन अगर सेलर को 60 दिन से पहले ही पैसों की जरूरत पड़ जाए तो वो क्या करेगा? यहीं पर बैंक्स पिक्चर में आते हैं। सेलर उस बिल को लेकर अपने बैंक के पास जा सकता है और उसे डिस्काउंट करा सकता है। डिस्काउंट मतलब? बैंक उस बिल को देखेगा, बायर की क्रेडिबिलिटी चेक करेगा, और मान लीजिए बिल 1 लाख का है, तो बैंक अपना कुछ कमीशन, मान लीजिए 2000 रुपए काटकर सेलर को तुरंत 98,000 रुपए दे देगा। अच्छा, तो सेलर को तुरंत कैश मिल गया और बैंक का प्रॉफिट हो गया, और 60 दिन बाद बैंक उस बायर से पूरे 1 लाख रुपए वसूल लेगा। हाँ, ये तो बिजनेस के लिए कैश फ्लो मेंटेन करने का एक शानदार तरीका है। एग्जैक्टली। ये छोटे और मीडियम बिजनेसेस की लाइफलाइन है। लेकिन इसमें एक कैच है। क्या? अगर मैच्योरिटी पर बायर पैसे देने से मना कर देता है, यानी डिफॉल्ट कर जाता है, तो बैंक वापस सेलर के पास आएगा और उससे अपने पैसे वसूलेगा। जिम्मेदारी आखिर में सेलर की ही होती है। ओके, तो अब आते हैं कॉल मनी मार्केट पर। ये तो बैंक्स का अपना आपस का लेन देन है ना? बिल्कुल, वो भी एकदम शॉर्ट टर्म के लिए। कितना शॉर्ट टर्म? जब कोई बैंक दूसरे बैंक से सिर्फ 1 दिन के लिए, यानी ओवरनाइट, पैसे बोरो करता है, तो उसे कॉल मनी कहते हैं। सिर्फ एक रात के लिए? हाँ, और जब 2 से 14 दिनों के लिए बोरो करता है, तो उसे शॉर्ट नोटिस मनी कहते हैं। ये ऐसा है जैसे एक बैंक को दिन के एंड में पता चला कि उसके पास आरबीआई के रूल्स के हिसाब से कैश कम पड़ रहा है। बिल्कुल। तो वो दूसरे बैंक को कॉल करेगा जिसके पास सरप्लस कैश है, और एक रात के लिए उधार ले लेगा। इसमें कोई कोलैटरल, कोई सिक्योरिटी नहीं होती, सब कुछ भरोसे पर चलता है। एक बैंक मैनेजर दूसरे बैंक के ट्रेजरी हेड को कॉल करता है और डील फाइनल हो जाती है। मतलब ये बैंक्स का अपना सुपर एक्सक्लूसिव हाई स्पीड व्हाट्सएप ग्रुप है पैसे उधार लेने देने के लिए। हाँ, कह सकते हैं। इसका इंटरेस्ट रेट, जिसे कॉल रेट कहते हैं, वो कैसे तय होता है? पूरी तरह से डिमांड और सप्लाई पर। अगर सिस्टम में कैश की कमी है तो कॉल रेट आसमान छू सकता है, और अगर ज्यादा कैश है तो ये गिर जाता है। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? इसमें शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और प्राइमरी डीलर्स, दोनों बोरोवर और लेंडर हो सकते हैं। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशंस जैसे म्यूचुअल फंड्स, आईडीबीआई और नाबार्ड, वो सिर्फ पैसे लेंड कर सकते हैं, बोरो नहीं कर सकते। अच्छा, ये रूल क्यों? आरबीआई ने ये रूल्स बनाए हैं ताकि मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहे और नॉन बैंक्स ज्यादा रिस्क ना लें। ये सब तो बड़े प्लेयर्स का खेल लग रहा है। सरकार, कॉर्पोरेट बैंक्स, हम जैसे आम इन्वेस्टर्स इस हाई स्पीड मार्केट में कैसे हिस्सा ले सकते हैं? यहीं पर हमारा छठा इंस्ट्रूमेंट आता है, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। MFFs। ये 1992 में शुरू हुआ था, और ये हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए शॉर्ट टर्म मार्केट में एंटर करने का एक शानदार दरवाजा है। तो इसका फंडा ये है कि म्यूचुअल फंड कंपनी हम जैसे हजारों लाखों लोगों से छोटे छोटे अमाउंट, जैसे 500 रुपए या 1000 रुपए कलेक्ट करती है। हाँ, एक बड़ा पूल बनाती है। और फिर उस पैसे को T-bills, CPs और CDs जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करती है, जहां मिनिमम इन्वेस्टमेंट लाखों में होता है। प्रिसाइजली। आप अकेले 5 लाख रुपए का कमर्शियल पेपर नहीं खरीद सकते, लेकिन आप एक मनी मार्केट फंड में 1000 रुपए लगाकर इनडायरेक्टली उस सीपी का हिस्सा बन सकते हैं। और इसकी गाइडलाइंस भी समय के साथ काफी लिबरल हुई हैं। बिल्कुल। मार्च 2000 से ये MFs आरबीआई के बजाय सेबी के अंडर आ गए, जिससे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और मजबूत हुआ। और ये कितना बड़ा हो चुका है, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि इकोनॉमिक सर्वे 24-25 के अनुसार दिसंबर 2023 तक म्यूचुअल फंड कंपनीज लगभग 66.9 लाख करोड़ के एसेट्स मैनेज कर रही थीं। ये एक फेनोमिनल फिगर है वाकई। ये दिखाता है कि छोटे छोटे इन्वेस्टर्स का पैसा मिलकर कितनी बड़ी इकोनॉमिक फोर्स बन जाता है और मनी मार्केट को कितनी गहराई देता है। चलिए अब इस पूरे सिस्टम के मास्टर कंट्रोलर की बात करते हैं, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के पास वो कौन से लेवर्स हैं जिन्हें खींचकर वो पूरे मनी मार्केट में लिक्विडिटी यानी कैश के फ्लो को कंट्रोल करती है? यहाँ आते हैं हमारे 7वें इंस्ट्रूमेंट्स, रेपो
और रिवर्स रेपो। ये आरबीआई के सबसे पावरफुल टूल्स हैं। पहले रेपो को समझते हैं, जिसका फुल फॉर्म है रीपर्चेज ऑप्शन। ये दिसंबर 1992 में इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है। इसमें जब बैंक्स को शॉर्ट टर्म के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई के पास एक तरह से गिरवी रखते हैं और बदले में पैसे लेते हैं। तो ये ऐसा है जैसे कोई सुनार के पास सोना रख के पैसे ले आए। बिल्कुल। बस यहाँ सोना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं और सुनार आरबीआई है। इसमें एक अग्रीमेंट होता है कि बैंक कुछ समय बाद, ओवरनाइट या कुछ दिनों बाद, उन सिक्योरिटीज को एक प्री डिटरमिन्ड प्राइस पर वापस खरीद लेगा। और जिस ब्याज दर पर आरबीआई ये पैसे उधार देता है उसे हम सब रेपो रेट के नाम से जानते हैं। एग्जैक्टली, जो हम अक्सर खबरों में सुनते हैं। और रिवर्स रेपो इसका ठीक उल्टा होगा। एग्जैक्टली। रिवर्स रेपो नवंबर 1996 में आया, जब मार्केट में बहुत ज्यादा कैश यानी लिक्विडिटी होती है तो महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है। तब आरबीआई बैंक से कहता है अपना एक्स्ट्रा कैश मेरे पास पार्क कर दो। इसके बदले में आरबीआई उन्हें इंटरेस्ट देता है और अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उन्हें देता है। तो ये मार्केट से एक्स्ट्रा लिक्विडिटी सोखने का काम करता है। बिल्कुल। तो जब हम सुनते हैं कि आरबीआई ने रेपो रेट 0.25% बढ़ा दिया, तो इसका असल में मतलब क्या है? ये मेरी होम लोन ईएमआई को कैसे अफेक्ट करता है? बहुत अच्छा सवाल है। जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंक्स के लिए आरबीआई से उधार लेना महंगा हो जाता है। ओके। जब बैंक्स को ही महंगा कर्ज मिलेगा तो वो आगे अपने कस्टमर्स को, यानी हमें और आपको, होम लोन्स, कार लोन्स और पर्सनल लोन्स भी ज्यादा ब्याज दर पर देंगे। तो आरबीआई का एक छोटा सा मूव सीधा हमारी जेब पर असर डालता है। हाँ, ये पूरी इकोनॉमी को ठंडा या गर्म करने का थर्मोस्टेट है। फैंटास्टिक एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं हमारे 8वें और आखिरी इंस्ट्रूमेंट पर। हमने टी बिल से शुरुआत की थी, जो सरकार का मेन टूल है, लेकिन 2010 में सरकार और आरबीआई ने मिलकर एक और टूल बनाया, कैश मैनेजमेंट बिल यानी सीएमबी। सवाल ये है कि जब टी बिल्स पहले से थे तो सीएमबी की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी वजह है फ्लेक्सिबिलिटी। टी बिल्स की मैच्योरिटी स्टैंडर्ड होती है, 91 दिन, 182 डेज, 364 डेज। राइट। लेकिन कभी-कभी सरकार को बहुत ही शॉर्ट टर्म, नॉन स्टैंडर्ड पीरियड के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए सिर्फ 40 दिन या 65 दिन के लिए। अच्छा। ये टेम्पररी कैश फ्लो मिसमैचेस को मैनेज करने के लिए होता है। मतलब जब सरकार के खर्चे अचानक बढ़ गए और टैक्स कलेक्शन उस हिसाब से नहीं आया, तो उस टेम्पररी गैप को भरने के लिए सीएमबीज का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। इनका कैरेक्टर टी बिल्स जैसा ही है। ये भी डिस्काउंट पर इशू होते हैं और फेस वैल्यू पर रिडीम होते हैं। लेकिन इनकी मैच्योरिटी 91 दिनों से कम होती है। हाँ, और यहाँ 2 टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो सोर्सेज में मेंशन्ड है। एक, इन्हें बैंक्स अपने एसएलआर के लिए एलिजिबल इन्वेस्टमेंट मानते हैं। 1 मिनट यहाँ रोकूंगी। आपने एक भारी शब्द इस्तेमाल किया, एसएलआर। इसे आम भाषा में समझाएंगे? जरूर। एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, आरबीआई का एक रूल है जो बैंक्स को अपने टोटल डिपॉजिट्स का एक सर्टेन परसेंटेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसी सेफ लिक्विड एसेट्स में रखने को कहता है। अच्छा। तो जब सीएमबीज को एसएलआर एलिजिबल माना जाता है तो बैंक्स के लिए इन्हें खरीदना अट्रैक्टिव हो जाता है, क्योंकि इससे उनकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है। गॉट इट। और दूसरा टेक्निकल पॉइंट? दूसरा ये कि ये सरकार के वेज एंड मीन्स एडवांसेस यानी WMAs के प्रोविजंस में नहीं आते। WMA गवर्नमेंट की आरबीआई के साथ एक तरह की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। सीएमबीज उससे अलग मार्केट से पैसा उठाने का एक जरिया है। तो ये थे इंडियन मनी मार्केट के 8 ऑर्गेनाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स। टी बिल से लेकर सीएमबीज तक हर एक की अपनी एक कहानी है, एक मकसद है। ये सब मिलकर उस अदृश्य मशीनरी को चलाते हैं जो हमारी इकोनॉमी को रोजाना चलायमान रखती है। और ये दिखाता है कि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम कितना सोफिस्टिकेटेड और न्यूआंस्ड हो चुका है। हर जरूरत के लिए एक स्पेसिफिक टूल बनाया गया है, सरकार के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए, बैंक्स के लिए और हम जैसे आम इन्वेस्टर्स के लिए भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम म्यूचुअल फंड्स पर चर्चा करेंगे। म्यूचुअल फंड्स, ये शब्द आजकल हर जगह सुनाई देता है। ऑफिस में, दोस्तों की बातचीत में, परिवार में कोई ना कोई तो जरूर बात कर रहा होता है। इसे अक्सर लंबी अवधि में पैसा बनाने का सबसे अच्छा तरीका कहा जाता है। लेकिन ईमानदारी से बताइए, क्या हम सब इसे ठीक से समझते हैं? चलिए आज इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इसकी सबसे खूबसूरत बात इसका मूल विचार है। यह है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट यानी सामूहिक निवेश का आइडिया। सामूहिक निवेश। हाँ, मुझे तो हमेशा कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं, जब कहीं घूमने जाना होता था और अकेले टैक्सी करना महंगा पड़ता था,
तो 4-5 दोस्त मिलकर पैसे डाल लेते थे। हाँ बिल्कुल, पूल कर लेते थे। एग्जैक्टली। म्यूचुअल फंड भी बिल्कुल वही फंडा है। बहुत सारी छोटे छोटे निवेशक जो शायद अकेले बड़ी कंपनियों के शेयर नहीं खरीद सकते, वो सब अपना पैसा एक साथ एक पूल में डालते हैं। और उस पूल से फिर वो बड़े गेम में एंट्री ले सकते हैं। ये तो बढ़िया एनालॉजी है। तो फिर इस पैसों के पूल को मैनेज कौन करता है? ऐसा तो है नहीं कि हम सब ने पैसे इकट्ठे करके किसी एक दोस्त को दे दिए और कहा भाई लगा दे कहीं अच्छी जगह। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो दोस्त पैसे लेकर गायब भी हो सकता है। हाँ, ये भी एक रिस्क है। यहाँ पर एक पूरा प्रोफेशनल सिस्टम है जिसे कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी या एएमसी। ये कोई एक इंसान नहीं, बल्कि रिसर्चर्स, एनालिस्ट्स और फंड मैनेजर्स की एक पूरी फौज होती है। अच्छा। और मजे की बात यह है कि उनके ऊपर भी एक और लेयर होती है ट्रस्टीज की। इन दोनों की, यानी एएमसी और ट्रस्टीज की, एक फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है। इसका मतलब क्या है? ये भरोसे का सबसे ऊंचा स्तर है। इसका सीधा मतलब है कि उनकी कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है कि वो आपके पैसे का ध्यान अपने पैसे से भी ज्यादा रखें। अपने पैसे से भी ज्यादा? अपना नहीं। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक एक पवित्र भरोसे का रिश्ता है। सोचिए, कोई अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा जोड़ रहा है, कोई अपने रिटायरमेंट के लिए, और वो अपनी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई आप पर भरोसा करके सौंप रहा है। उस भरोसे को बनाए रखना ही फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वाह, मतलब ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये एएमसी और ट्रस्टीज इस पैसे को लगाते कहाँ हैं? हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ये पैसा अलग अलग एसेट क्लास में लगाया जाता है। अब ये एसेट क्लास क्या बोला है? एसेट क्लास मतलब अलग अलग तरह की संपत्ति जहां पैसा निवेश किया जा सकता है, जैसे कि कंपनियों के शेयर्स, जिन्हें हम इक्विटी भी कहते हैं। ठीक है। फिर सरकार या कंपनियों को दिए जाने वाले लोन, जिन्हें बॉन्ड्स कहते हैं। सोना हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, और यहाँ तक कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि बहुत कम समय के लिए दिए जाने वाले लोन होते हैं। एक म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर इन्हीं में से चुनकर एक मिक्स बनाता है। अच्छा, तभी सोर्सेज में अलग अलग तरह के फंड्स के उदाहरण दिए हैं। जैसे एक है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। ये तो नाम से ही लग रहा है कि ये एक तरह की निवेश की थाली है। बिल्कुल सही पकड़ा। एक अच्छी भारतीय थाली की तरह, जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, अचार, पापड़ सब कुछ होता है। हाँ, ताकि स्वाद बदलता रहे। एग्जैक्टली। ताकि अगर एक सब्जी पसंद ना भी आए तो बाकी चीजें हैं। वैसे ही एक डाइवर्सिफाइड फंड थोड़ा पैसा ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगाएगा, थोड़ा आईटी में, थोड़ा बैंकिंग में, थोड़ा फार्मा में। इससे रिस्क फैल जाता है। अगर एक सेक्टर अच्छा नहीं भी कर रहा तो दूसरा उसे संभाल लेता है। और इसके ठीक उलट एक और उदाहरण है फार्मा फंड का। ये तो फिर ऐसा हुआ कि थाली में सिर्फ करेले की ही 5 अलग अलग तरह की डिशेज हैं। हाँ, बिल्कुल। ये एक सेक्टोरल फंड है जो सिर्फ और सिर्फ दवा और हेल्थ केयर कंपनियों में ही निवेश करेगा। इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। अगर फार्मा सेक्टर रॉकेट बन गया तो आपका पैसा भी आसमान छू लेगा। लेकिन अगर उस सेक्टर में कोई बड़ी गड़बड़ हो गई तो जोर का झटका भी लग सकता है। ये उन निवेशकों के लिए है जिन्हें उस सेक्टर की गहरी समझ है और जो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। और फिर एक और एक्सट्रीम है गिल्ट फंड। हाँ, गिल्ट फंड। ये सिर्फ सरकारी सिक्योरिटीज में पैसा लगाता है। यहाँ रिटर्न शायद बहुत आकर्षक ना हो, पर पैसा लगभग 100% सुरक्षित होता है, क्योंकि यहाँ सरकार की गारंटी है। ये उन लोगों के लिए है जो रात को आराम से सोना चाहते हैं। तो मतलब हर तरह के निवेशक के लिए, हर तरह की रिस्क की भूख के लिए एक फंड मौजूद है। लेकिन इतने सारे लोगों का पैसा लगाए तो इस पर नजर कौन रखता है? कहीं कोई एएमसी अपनी मनमानी तो नहीं कर सकती? सारी रेगुलेशन होती है जो इसे बहुत सुरक्षित बनाती है। दो रेगुलेटर? ये तो ऐसा हो गया जैसे स्कूल में क्लास टीचर भी नजर रख रहा है और प्रिंसिपल भी। इसकी क्या जरूरत पड़ गई? इसकी वजह इतिहास में है। जब म्यूचुअल फंड शुरू हुए थे तो वे ज्यादातर मनी मार्केट में काम करते थे, जो कि आरबीआई का इलाका है। अच्छा, मनी मार्केट। हाँ, लेकिन धीरे धीरे उनका मुख्य काम कैपिटल मार्केट यानी शेयर बाजार में हो गया, जो सेबी के दायरे में आता है। इसीलिए आज भी दोनों की नजर रहती है। लेकिन निवेशकों के लिए असली रक्षा की पहली दीवार या फर्स्ट वॉल ऑफ डिफेंस सेबी ही है। सेबी? हाँ, सेबी का मुख्य काम ही है निवेशक के हितों की रक्षा करना। वो नियम बनाते हैं, पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं और ये पक्का करते हैं कि कोई भी एएमसी आपको गुमराह ना कर सके।
तो अब ये तो साफ है कि एक पूरी संस्था हमारे पैसे की देखभाल कर रही है और ऊपर से रेगुलेटर्स भी नजर रखे हुए हैं। लेकिन अगर किसी को इस निवेश की थाली में अपनी प्लेट लगानी हो तो पहला कदम क्या होगा? एंट्री कैसे मिलती है? इसमें एनएवी जैसा कुछ होता है ना? हाँ, एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू। इसे आप म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की कीमत समझ सकते हैं। एक यूनिट की कीमत? बिल्कुल। जैसे आप बाजार से 1 किलो सेब खरीदते हैं तो उसकी एक कीमत होती है, वैसे ही जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आप उसकी यूनिट्स खरीदते हैं और हर यूनिट की एक कीमत होती है जिसे एनएवी कहते हैं। और ये रोज बदलती है? हाँ, इसे हर दिन कैलकुलेट किया जाता है। इसका फॉर्मूला भी आसान है। फंड की कुल संपत्ति का मार्केट वैल्यू उसे कुल यूनिट्स की संख्या से भाग दे दो। ये रोजाना की पारदर्शिता बहुत जरूरी है। आपको हर रोज पता चलता है कि आपके निवेश की कीमत क्या है। और जब कोई फंड पहली बार लॉन्च होता है, जिसे न्यू फंड ऑफर या एनएफओ कहते हैं, तब आमतौर पर एक यूनिट 10 रुपए की होती है। सही। ठीक है, तो एंट्री का रास्ता तो समझ आ गया, लेकिन फंड्स के भी तो प्रकार होते होंगे। बिल्कुल। मोटे तौर पर 3 मुख्य दरवाजे हैं। पहला और सबसे पॉपुलर है ओपन एंडेड स्कीम्स। ओपन एंडेड? ये एक चलती हुई मेट्रो की तरह है। आप किसी भी स्टेशन पर चढ़ सकते हैं और किसी भी स्टेशन पर उतर सकते हैं। मतलब आप कभी भी पैसा लगा सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं उस दिन की एनएवी पर। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। और दूसरा है क्लोज्ड एंडेड स्कीम्स। ये नाम से ही लग रहा है कि दरवाजा ज्यादातर समय बंद रहता है। हाँ, इसमें आप सिर्फ एनएफओ के दौरान, यानी जब स्कीम नई आती है, तभी पैसा लगा सकते हैं। एक बार एनएफओ बंद हो गया तो दरवाजा बंद। तो फिर पैसा फंस गया? फंस नहीं गया, पर एक तरह से लॉक हो जाता है। इनकी एक फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट होती है, मान लीजिए 3 या 5 साल। उससे पहले अगर आपको निकलना है तो आप फंड हाउस के पास नहीं जा सकते। आपको इसे स्टॉक एक्सचेंज पर किसी दूसरे खरीदार को बेचना पड़ेगा, बिल्कुल एक शेयर की तरह। एक मिनट, यहाँ मुझे एक सवाल है। अगर ओपन एंडेड फंड्स इतने लचीले हैं कि कोई भी कभी भी पैसा निकाल सकता है, तो फिर कोई क्लोज एंडेड फंड क्यों चुनेगा? इसमें निवेशक का क्या फायदा है जब उसका पैसा एक तरह से 3-5 साल के लिए फंस जाता है? ये बहुत ही जायज सवाल है। क्लोज एंडेड फंड्स चुनने की 2 बड़ी वजह हो सकती हैं। एक, ये फंड मैनेजर को स्थिरता देता है। स्थिरता कैसे? उससे रोज पैसा आने जाने की चिंता नहीं करनी पड़ती, तो वो लंबी अवधि की बेहतर रणनीति बना सकता है। ये बात तो सही है। और दूसरी और ज्यादा दिलचस्प वजह जो हमारे सोर्सेज बताते हैं, क्लोज्ड एंडेड फंड्स अक्सर स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी एनएवी से डिस्काउंट पर मिलते हैं। मतलब अगर फंड की एक यूनिट की असली कीमत एनएवी 10 रुपए है, तो वो शायद बाजार में 8 या 9 रुपए में मिल रही है। पर ऐसा क्यों? बिल्कुल। और ये निवेशकों के लिए एक छिपा हुआ मौका हो सकता है। सोचिए, आपको 10 रुपए की चीज 8 रुपए में खरीदने का मौका मिल रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि शायद उसे बेचने वाले ज्यादा और खरीदने वाले कम हैं। हाँ। एक स्मार्ट निवेशक इसे एक अवसर के तौर पर देख सकता है। अच्छा। और खास तौर पर तब जब मैच्योरिटी की तारीख पास आ रही हो, क्योंकि तब ये डिस्काउंट धीरे धीरे कम होना तय है। मैच्योरिटी पर तो फंड हाउस आपको पूरे 10 रुपए ही वापस करेगा। अच्छा। तो ये एक तरह का वैल्यू इन्वेस्टिंग का मौका हो सकता है। और तीसरा प्रकार है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ETFs, जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। हाँ, ETFs इन दोनों का एक हाइब्रिड या मिश्रण है। ये ओपन एंडेड की तरह काम करते हैं, लेकिन इन्हें स्टॉक एक्सचेंज पर एक शेयर की तरह दिन भर खरीदा बेचा जा सकता है। तो नैव वाला चक्कर इसमें नहीं है। लेकिन इनकी कीमत आमतौर पर इनकी एनएवी के बहुत करीब रहती है, इसलिए वो बड़ा डिस्काउंट वाला चक्कर यहाँ नहीं होता। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो शेयर बाजार की तरह एक्टिव ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लेकिन एक सिंगल शेयर के रिस्क के बजाय पूरे इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 में निवेश करना चाहते हैं। तो ये सब करने का असली फायदा क्या है? कोई सीधे 2-4 बड़ी कंपनियों के शेयर्स क्यों ना खरीद ले? सोर्सेज में लंबी अवधि के कुछ फायदे गिनाए गए हैं, जैसे डाइवर्सिफिकेशन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? चलिए डाइवर्सिफिकेशन को ही पकड़ते हैं। मान लीजिए किसी के पास निवेश के लिए 20,000 रुपए हैं। वो शायद बाजार की 2-3 अच्छी कंपनियों के ही कुछ शेयर खरीद पाएगा। सही बात है। अब अगर उन 2-3 कंपनियों में से किसी एक में भी कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो उसके पूरे निवेश पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। सारे अंडे एक टोकरी में वाली कहावत सच हो जाएगी। और म्यूचुअल फंड के जरिए वही 20,000 रुपए 40-50 अलग अलग कंपनियों में लग जाते हैं। अब अगर कोई एक कंपनी डूब भी गई
तो आपके पूरे पोर्टफोलियो पर मामूली सा असर पड़ेगा। और इसमें कम लागत वाला पॉइंट भी बहुत दिलचस्प है। लोग सोचते हैं कि इतने सारे एक्सपर्ट्स को हायर करना, रिसर्च करना, ये सब तो बहुत महंगा होगा। ये कम लागत वाला फायदा असल में काम कैसे करता है? ये इकोनॉमी ऑफ स्केल का कमाल है। सोचिए, अगर आपको अकेले अपने लिए एक फुल टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंट रखना हो तो कितना खर्च आएगा? बहुत ज्यादा। लेकिन जब 1 लाख लोग मिलकर एक ही सीए की सर्विस लेते हैं तो प्रति व्यक्ति खर्च कितना कम हो जाता है। म्यूचुअल फंड भी यही करता है। जब वो हजारों करोड़ रुपए एक साथ मैनेज करते हैं तो रिसर्च टीम, फंड मैनेजर और बाकी सारे खर्चे हर एक निवेशक पर बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाते हैं। इसीलिए एक आम निवेशक को बहुत कम कीमत पर वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल जाता है, जो वो अकेले कभी अफोर्ड नहीं कर सकता था। ये तो सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से रिस्क फ्री तो नहीं होगा, है ना? क्या इसमें कोई ट्रैप्स या छिपे हुए जोखिम भी हैं? बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है। म्यूचुअल फंड का विज्ञापन हमेशा कहता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। इसका मतलब है कि आपका पैसा शेयर बाजार या बॉन्ड बाजार में लगा है, और अगर बाजार नीचे जाएगा तो आपके निवेश की वैल्यू भी कम होगी। कोई गारंटीड रिटर्न नहीं होता। और कोई फीस वगैरह? हाँ, हर फंड का एक एक्सपेंस रेशियो होता है, यानी उसे मैनेज करने की सालाना फीस। ये फीस सीधे आपके रिटर्न से कटती है, इसलिए हमेशा कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड को चुनना बेहतर होता है। और सबसे जरूरी, किसी भी फंड में पैसा लगाने से पहले उसका ऑफर डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ना चाहिए। वो उस फंड की जन्म कुंडली होती है जिसमें सब कुछ लिखा होता है। मतलब आंखें खुली रखकर ही निवेश करना चाहिए। अच्छा, मुझे याद है कुछ साल पहले तक बाजार में हजारों स्कीम्स थी और उनके नाम समझना बहुत मुश्किल था। एक ही फंड हाउस की प्रगति, विकास, उन्नति नाम की स्कीमें होती थीं और सब एक जैसी लगती थीं। फिर 2017 में सेबी ने कुछ बड़ा बदलाव किया था, है ना? उससे क्या फर्क पड़ा? वो सेबी का एक मास्टर स्ट्रोक था। उस समय बाजार में सच में बहुत भ्रम था। निवेशकों के लिए सेब और संतरे की तुलना करना भी मुश्किल था। सेबी ने इस पूरी इंडस्ट्री की एक तरह से सफाई कर दी। सफाई? हाँ, उन्होंने स्कीम्स को 5 बड़ी कैटेगरीज में बांटा: इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड जैसे रिटायरमेंट फंड और अन्य स्कीम्स। फिर इन्हें और 36 सब कैटेगरीज में बांटा। और सबसे बड़ा नियम तो ये था कि एक फंड हाउस एक कैटेगरी में सिर्फ एक ही स्कीम रख सकता है ना? एग्जैक्टली, ये गेम चेंजर था। इसका मतलब एक एएमसी अब सिर्फ एक ही लार्ज कैप फंड चला सकती है, एक ही मिड कैप फंड और एक ही टैक्स सेवर फंड। इससे हजारों डुप्लीकेट स्कीम्स बंद हो गईं। तो इससे इन्वेस्टर को क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि अब तुलना करना पानी की तरह साफ हो गया। अब आप 2 अलग-अलग एएमसी के लार्ज कैप फंड्स की तुलना कर सकते हैं, ये जानते हुए कि दोनों का मकसद और खेलने का मैदान एक ही है। इससे पारदर्शिता बढ़ी और निवेशकों का जीवन बहुत आसान हो गया। तो एक तरफ कॉलेज के दोस्तों के साथ टैक्सी करने जैसा एक सरल विचार, और दूसरी तरफ सेबी जैसे रेगुलेटर का इतना बड़ा ढांचा जो निवेशकों के लिए चीजों को आसान और सुरक्षित बना रहा है। लेकिन हमारे सोर्सेज में एक और नाम का जिक्र है, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड, डीएफएचआई। ये क्या है? ये आम निवेशकों के लिए तो नहीं लगता। ये सही है। डीएफएचआई हमारे और आपके जैसे रिटेल निवेशकों के लिए नहीं है। ये फाइनेंशियल सिस्टम की पाइपलाइन का हिस्सा है। पाइपलाइन? हाँ, इसे 1988 में आरबीआई और सरकारी बैंक्स ने मिलकर शुरू किया था। इसका मुख्य काम बैंकिंग सिस्टम और मनी मार्केट में लिक्विडिटी यानी कैश का प्रवाह संतुलित करना है। तो ये करता क्या है? पिलर के तौर पर काम करता है। मतलब जरूरत पड़ने पर सिस्टम को उधार देता भी है और सिस्टम से उधार लेता भी है, ताकि बाजार में स्थिरता बनी रहे। और इसका हमारे म्यूचुअल फंड से क्या लेना देना? डायरेक्ट नहीं, पर इनडायरेक्ट है। ये जो स्थिरता पैदा करता है उसका अप्रत्यक्ष रूप से उन बाजारों को भी फायदा होता है जहां हमारे म्यूचुअल फंड्स निवेश करते हैं। एक स्थिर मनी मार्केट पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए अच्छा होता है। तो एक तरफ पैसा इकट्ठा करने का एक सरल विचार है और दूसरी तरफ पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का जटिल ढांचा जो उसे स्थिर रखता है। पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम भारतीय कैपिटल मार्केट पर चर्चा करेंगे। जी। तो ये कैपिटल मार्केट है क्या? जब हम इस शब्द सुनते हैं तो दिमाग में स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओज ये सब आता है। लेकिन क्या ये सिर्फ उतना ही है या इससे कुछ बड़ा है? बिल्कुल। आमतौर पर लोग इसे स्टॉक मार्केट से ही जोड़ते हैं, लेकिन वो तो इसका सिर्फ एक हिस्सा है। अच्छा। सीधे शब्दों में कहें तो कैपिटल मार्केट वो जगह है, वो पूरा एक सिस्टम है
जहां से इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय के लिए पैसा मिलता है। ओके, लॉन्ग टर्म। हाँ, कोई भी ऐसा फाइनेंस, कोई भी लोन या इन्वेस्टमेंट जो 365 दिन या उससे ज्यादा के लिए हो, वो कैपिटल मार्केट का हिस्सा है। ये किसी भी देश की बड़ी ग्रोथ का असली इंजन होता है। अच्छा, तो ये इकोनॉमी की नींव की तरह है, जहां से बड़े बड़े सपनों को, बड़े प्रोजेक्ट्स को हकीकत में बदलने के लिए पैसा मिलता है। सोर्स में लिखा है कि आज़ादी के बाद भारत ने इंडस्ट्री को अपनी तरक्की का मुख्य आधार बनाने का फैसला किया। बड़े बड़े स्टील प्लांट्स, डैम्स, फैक्ट्रियां। ये सुनने में तो बहुत बड़ा प्लान लगता है, पर उस वक्त के बैंक तो बहुत छोटे और बिखरे हुए थे। वो इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा कहाँ से देते? यही तो 1947 में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। और इसी चुनौती से एक नए कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या डीएफआई। डीएफआई? हाँ, जिन्हें हम आम भाषा में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या एफआईज कहते हैं। सरकार ने ये समझा कि उस वक्त के जो कमर्शियल बैंक्स थे वो ये काम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाते? वो छोटे थे और उनका काम मतलब रोजमर्रा की बैंकिंग तक सीमित था। इसलिए उन्होंने खास तौर पर बड़े प्रोजेक्ट्स की फंडिंग के लिए ये संस्थाएं बनाई। इसे ही प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कहा गया। अच्छा, यहीं से भारत के कैपिटल मार्केट की असली कहानी शुरू होती है। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, ये सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है। अगर इसे आसान भाषा में समझना हो, जैसे आज हमारे शहरों में मेट्रो बन रही है या नए नए हाईवे बन रहे हैं, क्या ये वही है? बिल्कुल वही। फर्क सिर्फ इतना है कि आज़ादी के बाद के प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्री से जुड़े थे। देश को स्टील प्लांट्स लगाने थे, जैसे भिलाई और राउरकेला ने। भाखड़ा नांगल जैसे विशाल डैम्स बनाने थे। ये सब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मतलब पीएसयूज के जिम्मे था। राइट। तो इन विशाल प्रोजेक्ट्स को पैसा देने का काम इन एफआईज ने किया। तो एक तरह से ये भारत के शुरुआती औद्योगिक सपनों के पीछे की फाइनेंशियल ताकत थे। सोर्सेज में कुछ नाम दिए गए हैं एएफआईज के, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, सिडबी। अरे ये नाम तो बहुत सुने ना हैं। हाँ बिल्कुल। खासकर आईसीआईसीआई, वो तो आज इतना बड़ा बैंक है। इसका मतलब इसकी शुरुआत एक बैंक के तौर पर नहीं हुई थी। बिल्कुल नहीं। और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। आईएफसीआई यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1948 में बना भारत का पहला डीएफआई था। पहला डीएफआई? हाँ। इसके बाद 1955 में आईसीआईसीआई और 1964 में आईडीबीआई बने। 1990 तक सिडबी भी आ गया था। ये सब अपने अपने दौर में बेहद जरूरी थे, लेकिन 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद तस्वीर बदलने लगी। कैसे बदलने लगी? मतलब जो संस्थाएं इतनी जरूरी थी वो अचानक पुरानी कैसे पड़ गईं? देखिए, दो बड़ी वजह थीं। पहली, स्टॉक मार्केट में तेजी आई। अब बड़ी बड़ी कंपनियां लोन के लिए इन एफआईज के पास जाने के बजाय सीधे बाजार से, आम जनता से पैसा उठाने लगी। आईपीओज और बॉन्ड्स के जरिए? बिल्कुल। और ये उन्हें सस्ता भी पड़ता था। दूसरी वजह और भी बुनियादी थी। बैंक्स जो है वो आम लोगों से कासा डिपॉजिट्स। कासा मतलब करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट? हाँ, तो उससे उन्हें बहुत सस्ता पैसा मिल जाता था। ये एफआईज नहीं कर सकते थे, तो बैंकों की लागत कम थी और एफआईज की ज्यादा। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे ये एफआईज उतने रेलेवेंट नहीं रहे। तो फिर इन पुराने एफआईज का क्या हुआ? यहाँ पर सोर्स में एक टर्म है रिवर्स मर्जर। ये सुनने में बड़ा अनोखा लगता है। ये क्या होता है? ये एक बहुत ही अनोखा फाइनेंशियल बदलाव था। नरसिम्हम कमिटी आई ने सुझाव दिया था कि इन एफआईज को या तो बैंक बन जाना चाहिए या किसी और बैंक के साथ मिल जाना चाहिए। ओके। आईसीआईसीआई के केस में ठीक यही हुआ। सोचिए, एक बड़ी पेरेंट फाइनेंशियल कंपनी आईसीआईसीआई लिमिटेड जो बैंक नहीं है, वो अपने ही बनाए हुए छोटे कमर्शियल बैंक आईसीआईसीआई बैंक के साथ जुड़कर एक पूरा बैंक बन जाए। इसी को रिवर्स मर्जर कहते हैं। अच्छा, मतलब पेरेंट कंपनी अपने ही बच्चे के साथ मर्ज हो गई। बिल्कुल। 2002 में आईडीबीआई के साथ भी यही हुआ। इससे यूनिवर्सल बैंक्स का जन्म हुआ, यानी ऐसे बैंक्स जो बड़े प्रोजेक्ट्स को लोन देने से लेकर आम आदमी का सेविंग्स अकाउंट खोलने तक सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन सारे मर्जर सफल नहीं हुए ना। सोर्स में 2002 में पीएनबी, आईएफसीआई और आईआईबीआई के मर्जर का जिक्र है, जो हुआ ही नहीं। हाँ, वो नहीं हो पाया। तो पीएनबी ने मना क्यों कर दिया? पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि आईएफसीआई और आईआईबीआई वो दोनों ही उस वक्त भारी घाटे में चल रहे थे। ओहो। ये तो वैसा ही हुआ
जैसे कोई दोस्त आपको बिजनेस पार्टनरशिप के लिए बुलाए, पर आप देखें कि उस पर तो पहले से ही बहुत कर्जा है, बिल्कुल सही। आप फौरन पीछे हट जाएंगे। बिल्कुल सही। इससे तो पीएनबी की अपनी बैलेंस शीट भी खराब हो जाती। एकदम। और ये नरसिम्हम कमेटी 2 की एक बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश को भी सामने लाता है क्या थी वो सिफारिश? कि एक मजबूत बैंक को एक कमजोर बैंक या एफआई के साथ नहीं मिलाना चाहिए। ये वैसा ही है जैसे एक स्वस्थ इंसान को एक बीमार इंसान के साथ दौड़ने के लिए बांध दिया जाए। तो दोनों की रफ्तार कम हो जाएगी। बिल्कुल। तो पीएनबी का फैसला उस लिहाज से बिल्कुल सही था। ठीक है, इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो एक तरफ एफआईएस पुराने पड़ रहे थे, यूनिवर्सल बैंक आ रहे थे, लेकिन फिर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। 2021-22 के बजट में सरकार एक नए डीएफआई की घोषणा करती है, नैफेड। हाँ, जब ये मॉडल पुराना हो रहा था तो सरकार वापस इस पर क्यों गई? क्योंकि जरूरतें फिर से बदल गईं। मतलब? आज देश को इंडस्ट्री से भी ज्यादा विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे की जरूरत है। बुलेट ट्रेन, नए एयरपोर्ट्स, स्मार्ट सिटीज, पावर प्लांट्स। इन प्रोजेक्ट्स का स्केल और रिस्क इतना ज्यादा है कि कमर्शियल बैंक इनमें पैसा लगाने से हिचकिचाते हैं। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, शायद एक वजह इन प्रोजेक्ट्स का विशाल साइज होगा। कोई एक बैंक हजारों करोड़ों का रिस्क क्यों लेगा? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही पहला कारण है, विशाल लोन साइज। ये प्रोजेक्ट्स हजारों करोड़ के होते हैं। किसी एक बैंक के लिए इतना बड़ा लोन देना बहुत बड़ा रिस्क है। अगर प्रोजेक्ट डूबा तो बैंक का पूरा बैलेंस शीट हिल जाएगा। सही बात है। दूसरा कारण है कोलैटरल की समस्या। बैंक जब लोन देते हैं तो बदले में घर, जमीन, सोना जैसी कोई गारंटी या कोलैटरल रखते हैं। पर एक हाईवे या पावर प्लांट का कोलैटरल क्या होगा? उसकी कोई फिजिकल वैल्यू नहीं है। उसका मूल्य भविष्य में आने वाले कैश फ्लो से है। ये बैंकों को बहुत रिस्की लगता है। और तीसरा कारण क्या है? तीसरा और सबसे बड़ा कारण है लंबी अवधि, जिसे फाइनेंस की भाषा में एसेट लायबिलिटी मिसमैच कहते हैं। ये थोड़ा समझाइए। इसे ऐसे समझिए जैसे आपने अपने दोस्त से एक हफ्ते के लिए कार उधार ली और उसे किसी और को 1 साल की लीज पर दे दिया। अच्छा। एक हफ्ते बाद जब आपका दोस्त कार वापस मांगेगा तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। बैंकों के पास भी लोगों का पैसा मतलब सेविंग्स और एफडी कम समय के लिए होता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर लोन 20-25 साल तक चलता है। यही वो मिसमैच है जिससे बैंक हर हाल में बचना चाहते हैं। वाह, ये तो बहुत बढ़िया उदाहरण था। तो नैफेड यानी नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट इन तीनों समस्याओं को कैसे हल करता है? ये पुराने एफआई से अलग कैसे है? इसका पूरा ढांचा ही अलग है। हाँ। और इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। पहली बात, फंडिंग। ओके। ये आम लोगों से डिपॉजिट नहीं लेता ताकि वो एसेट लायबिलिटी मिसमैच हो ही ना। इसका पैसा सरकार से आता है और ये आरबीआई, वर्ल्ड बैंक जैसी मल्टीलैटरल संस्थाओं और सॉवरेन वेल्थ फंड से भी पैसा उठा सकता है। एक मिनट, ये सॉवरेन वेल्थ फंड्स क्या होते हैं? ये दूसरे देशों की सरकारों के अपने इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं, जैसे सिंगापुर का जीआईसी या नॉर्वे का गवर्नमेंट पेंशन फंड। ये बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इनके लिए परफेक्ट होते हैं। तो नैफेड के पास लॉन्ग टर्म पैसा आता है जिससे वो लॉन्ग टर्म लोन आराम से दे सकता है। अच्छा, तो पैसों का सोर्स ही बदल दिया। और क्या अलग है? दूसरी बात, मैनेजमेंट और स्वतंत्रता। ये सबसे बड़ा और शायद सबसे विवादास्पद बदलाव है। वो कैसे? सोर्स में ये साफ लिखा है कि इसे सीएजी, सीवीसी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों के दायरे से काफी हद तक बाहर रखा गया है। क्या मतलब? सीएजी, सीवीसी और सीबीआई से बाहर? हाँ, इसके टॉप अधिकारियों पर कोई भी जांच शुरू करने से पहले सरकार से मंजूरी लेनी होगी। लेकिन इसमें एक खतरा भी तो है। अगर अधिकारियों को जांच का डर ही नहीं होगा तो क्या इससे मनमाने फैसलों या जवाबदेही की कमी का जोखिम नहीं बढ़ जाएगा? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। दरअसल ये पॉलिसी पैरालिसिस के दौर से सीखा गया एक बड़ा सबक है। अच्छा, जब अधिकारी फैसले लेने से डरते थे? बिल्कुल। वो बड़े प्रोजेक्ट्स पर साइन करने से डरते थे कि कहीं 15-20 साल बाद कोई एजेंसी उनसे सवाल न पूछ ले। तो ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है, गति के लिए ज्यादा स्वायत्तता, लेकिन हाँ, इसके साथ जोखिम भी जोड़ा है। समझ गया। और इसका काम क्या सिर्फ लोन देना है? नहीं, और यही तीसरी खास बात है। इसका काम सिर्फ लोन देना नहीं, बल्कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के लिए एक पूरा मार्केट तैयार करना भी है। ये दूसरे इन्वेस्टर्स को आकर्षित करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स को खरीदेगा और बेचेगा। मतलब ये सिर्फ एक बैंक नहीं है? नहीं, ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इकोसिस्टम का कैटलिस्ट है। ठीक है, तो एफआईज ने बड़े उद्योगों को पैसा दिया और नैफेड विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए।
लेकिन क्या उस दौर में नए आइडियाज या खास सेक्टर्स जैसे टूरिज्म के लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था थी? बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल थी। इन्हें स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या SFIs कहा गया। FFIs? हाँ, आप इन्हें भारत के शुरुआती सरकार समर्थित वेंचर कैपिटलिस्ट कह सकते हैं। इनका काम था ऐसे क्षेत्रों में पैसा लगाना जहां रिस्क ज्यादा था और जहां आम बैंक जाने से कतराते थे। कोई उदाहरण है इसका? सबसे अच्छा उदाहरण है IFCI वेंचर। इसकी शुरुआत 1975 में रिस्क कैपिटल फाउंडेशन के रूप में हुई थी। सोचिए 1975 में। 1975 में वेंचर कैपिटल। हाँ। इसका काम था नए एंटरप्रेन्योर्स और टेक्नोलॉजिस्ट्स को उनके नए अनटेस्टेड आइडियाज के लिए पैसा देना। बाद में यही संस्था IFCI वेंचर फाइल फंड्स बनी। ये दिखाता है कि भारत में वेंचर कैपिटल का कॉन्सेप्ट कितना पुराना है। और इसमें एक टूरिज्म के लिए भी है, TFCI। टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1988 में प्लानिंग कमीशन के तहत बनी यूनिस कमेटी ने ये सिफारिश की थी कि भारत में टूरिज्म की अपार क्षमता को देखते हुए एक समर्पित संस्था की जरूरत है। और उसी से TFCI बना? जी, 1989 में इसका काम होटल, रिजॉर्ट्स, थीम पार्क्स जैसे टूरिज्म से जुड़े प्रोजेक्ट्स को फाइनेंशियल मदद देना था। ये दिखाता है कि कैसे अलग-अलग सेक्टर के लिए खास फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। और एक खास जिक्र नॉर्थ ईस्ट के लिए नेटफी का भी है। ये क्यों जरूरी था? ये क्षेत्रीय विकास के महत्व को दिखाता है। नॉर्थ ईस्ट की अपनी अलग चुनौतियां और अवसर हैं। सही बात है। दिल्ली या मुंबई में बैठकर वहां की जरूरतों को समझना मुश्किल है। इसलिए 1995 में गुवाहाटी में NEDFI यानी नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनाया गया। ये एक ऐसी संस्था है जो उस इलाके को समझती है। तो ये वहाँ क्या करती है? ये वहाँ माइक्रो फाइनेंसिंग से लेकर बड़े प्रोजेक्ट्स और कंसल्टेंसी तक सब कुछ देती है। ये उस क्षेत्र की क्षमता को अनलॉक करने के लिए बहुत जरूरी है। तो इन सब का असल मतलब क्या निकलता है? मतलब भारत की लॉन्ग टर्म फंडिंग की कहानी पुराने FI से शुरू हुई जो इंडस्ट्री के लिए थे, फिर वो अप्रासंगिक हुए तो यूनिवर्सल बैंकों का दौर आया, और अब इंफ्रास्ट्रक्चर की विशाल जरूरतों को पूरा करने के लिए DFIs एक नए और ज्यादा शक्तिशाली अवतार नेफिड के रूप में वापस आ रहे हैं। बिल्कुल, ये तो पूरा एक सर्कल जैसा लगता है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि किसी भी देश का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर उसकी आर्थिक जरूरतों के साथ कैसे बदलता और विकसित होता है। बेसिक इंडस्ट्री से लेकर विशाल और जटिल इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर दौर की अपनी चुनौती होती है और अपना समाधान। सही बात है। पहले हमें स्टील प्लांट बनाने थे, आज हमें बुलेट ट्रेन चलानी है। दोनों के लिए पैसे की जरूरत है, लेकिन पैसा देने का तरीका और संस्थाएं बदल जाती हैं। ये कहानी वाकई एक पूरे चक्र की तरह है। जरूरतें बदली और उन्हें पूरा करने वाली संस्थाएं भी। लेकिन एक सवाल मन में रह जाता है। बताइए। नेफिड को जो आजादी और सुरक्षा दी गई है वो तेजी लाने के लिए जरूरी है, पर क्या यही आजादी भविष्य में किसी बड़े घोटाले या गलत फैसलों की वजह बन सकती है? मतलब रफ्तार और जवाबदेही के बीच सही संतुलन कैसे बनेगा? शायद यही इस नए अध्याय की सबसे बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम पब्लिक बनाम प्राइवेट फाइनेंसिंग पर चर्चा करेंगे। ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है कि कैसे भारत की अर्थव्यवस्था ने पिछले 70 सालों में अपना रास्ता बदला, अपनी सोच बदली। बिल्कुल, ये कुछ ऐसा है जिससे पहले घर में सारे बड़े फैसले सिर्फ घर के बड़े बुजुर्ग यानी सरकार ही लेते थे। कहाँ पैसा लगेगा, कौन सा बिजनेस होगा, सब कुछ। फिर धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि घर को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए बाहर के एक्सपर्ट्स प्राइवेट सेक्टर की सलाह और पैसा दोनों चाहिए। ये पूरी कहानी इसी कंट्रोल के धीरे धीरे हाथ बदलने की है। तो इसी कहानी को समझने के लिए हम कुछ खास हिस्सों में जाएंगे। हम डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस यानी DFI से शुरू करेंगे, जो इस कहानी के पहले हीरो थे। फिर बैंकिंग और इंश्योरेंस की दुनिया में गोता लगाएंगे और आखिर में उस जगह पहुंचेंगे जहां आज सारा एक्शन है, शेयर बाजार। चलिए इसे खोलकर देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1947 से। देश नया नया आजाद हुआ है, जेब खाली है और सपने बहुत बड़े हैं। तब सरकार ने पहला सरकारी DFI यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI बनाया। ये DFI शब्द सुनने में बड़ा भारी लगता है। आसान शब्दों में ये क्या था? DFI का मतलब है एक ऐसा खास बैंक जिसका सिर्फ एक ही काम था, देश बनाना। सोचिए, उस वक्त हमें सड़कें, डैम, बड़ी बड़ी स्टील फैक्ट्रियां, ये सब बनाना था। इन कामों के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था, और वो भी बहुत लंबे समय के लिए, 15, 20, 25 साल। अच्छा, जो हमारे उस समय के आम कमर्शियल बैंक्स थे वो ये जोखिम नहीं उठा सकते थे।
वो तो छोटे मोटे बिजनेस लोन देते थे। तो डीएफआई एक तरह से नेशन बिल्डिंग के लिए बना एक स्पेशलिस्ट बैंक था, जो उन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाता था जिनका रिटर्न सालों बाद मिलता, पर जिनसे देश की नींव मजबूत होती। और तब ये सिर्फ सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए था, है ना? लेकिन फिर जिक्र आता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी का। ये क्या बला है? आजकल तो हर जगह सुनाई देता है, मेट्रो में पीपीपी, एयरपोर्ट पर पीपीपी। पीपीपी का मतलब है सरकार और प्राइवेट कंपनी की साझेदारी। ये एक तरह की जुगलबंदी है। जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा 6 लेन का हाईवे बनाना है। सरकार के पास शायद सारा पैसा एक साथ ना हो, या बनाने की वैसी एफिशिएंसी ना हो, तो सरकार कहती है कि देखो, जमीन हम देंगे, जंगल और पर्यावरण से जुड़ी सारी परमिशन हम लेकर देंगे, प्राइवेट कंपनी अपना पैसा लगाए, अपनी टेक्नोलॉजी से फटाफट हाईवे बनाए और फिर अगले 20-25 साल तक उस पर टोल वसूल कर अपना खर्चा और मुनाफा निकाले। सुनने में तो ये विन विन लगता है। हाँ, कागज पर तो विन विन ही है, लेकिन इस जुगलबंदी में सुर हमेशा मिले ये जरूरी नहीं। भारत में कई पीपीपी प्रोजेक्ट्स इसी सवाल पर अटके हैं कि जोखिम कौन उठाएगा और मुनाफा कौन रखेगा। पर हाँ, आईएफसीआई के आने के बाद धीरे धीरे ऐसे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को भी इन सरकारी डीएफआई से फाइनेंसिंग मिलनी शुरू हो गई। ये एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट था। सरकार मान रही थी कि देश बनाने में प्राइवेट सेक्टर भी एक पार्टनर हो सकता है। लेकिन सोर्स कहता है कि आज के समय में, यानी 2021-22 के बाद, भारत में सिर्फ एक ही डीएफआई काम कर रहा है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, जिसे नैफेड कहते हैं। तो वो सारे पुराने खिलाड़ी आईएफसीआई, आईडीबीआई और सबसे बड़ा नाम आईसीआईसीआई, ये सब कहाँ गए? ये सिर्फ बाजार के मैच्योर होने की बात नहीं थी, ये सरकार के रोल के बदलने की कहानी थी। हुआ ये कि 1991 के रिफॉर्म्स के बाद हमारी इकोनॉमी खुली, प्राइवेट बैंक्स आए, म्यूचुअल फंड्स आए, इंश्योरेंस कंपनियां पैसा लगाने लगी, बॉन्ड मार्केट विकसित हो गया। अच्छा। अब कंपनियों के पास पैसा जुटाने के कई रास्ते थे, तो सरकार को लगा कि अब इन खास सरकारी बैसाखियों की जरूरत नहीं है। ये पूरी सोच में एक स्ट्रक्चरल चेंज था। सरकार अब खिलाड़ी नहीं बल्कि रेफरी बन रही थी। उसका काम पैसा लगाना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना था कि पैसा लगाने वाले सही नियमों से खेलें। वाह, मतलब आईडीबीआई और आईसीआईसीआई एक तरह से सरकार के शुरू किए हुए स्टार्टअप्स थे जो बड़े होकर प्राइवेट हो गए। बिल्कुल, आप ऐसा कह सकते हैं। उन्होंने अपना काम किया, देश में एक इंडस्ट्रियल बेस बनाने में मदद की, और फिर जब बाजार तैयार हो गया तो वो खुद बाजार का हिस्सा बन गए, कमर्शियल बैंक बन गए। नैपफिट को दोबारा इसलिए लाना पड़ा क्योंकि सरकार को लगता है कि आज भी जो 100 लेन हाईवे या बुलेट ट्रेन जैसे जाइगेंटिक प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए एक स्पेशलिस्ट फाइनेंसर की जरूरत है जो प्राइवेट सेक्टर शायद अभी भी अकेले न कर पाए। अब डीएफआईज के अलावा 3 और बड़े नाम सामने आते हैं, एलआईसी, यूटीआई और जीआईसी। ये तो हर भारतीय मिडिल क्लास घर की कहानी का हिस्सा हैं। मेरे घर में तो आज भी पापा की पुरानी एलआईसी की पॉलिसीज और यूटीआई के सर्टिफिकेट्स रखे हैं। लेकिन सोर्स कहता है कि अब ये वो नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये तीनों पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस के तौर पर शुरू हुए थे। इनका काम सिर्फ इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड बेचना नहीं था, बल्कि देश के आम आदमी की छोटी छोटी बचत को इकट्ठा करके देश के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में लगाना था। इसलिए इन्हें डीआईआईज यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस भी कहते थे। ये देश के सबसे बड़े निवेशक थे। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहले एलआईसी, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 1956 में बनी। आज ये लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में अकेली सरकारी कंपनी है। पहले इसे एक तरह का डीएफआई ही माना जाता था क्योंकि ये सरकार का सबसे बड़ा फाइनेंसर था। सरकार को कहीं भी पैसे की जरूरत होती, एलआईसी हाजिर रहता था। पर अब खासकर प्राइवेट कंपनियों के आने के बाद इसका फोकस बदल गया है। मतलब अब इसका पहला काम देश बनाना नहीं, बल्कि अपने पॉलिसी होल्डर्स को बेस्ट रिटर्न्स देना है। एग्जैक्टली। अब वो एक कॉम्पिटिटिव बाजार में है, उसे अपने पॉलिसी होल्डर्स को जवाब देना है, उसे बिजनेस बढ़ाना है। हाँ, वो आज भी बाजार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, लेकिन अब उसके फैसले बाजार की नब्ज देखकर लिए जाते हैं, सिर्फ सरकार के कहने पर नहीं। और यूटीआई, जैसा मैंने कहा, मेरे पापा के लिए तो म्यूचुअल फंड मतलब यूटीआई था। और आपके पापा जैसे करोड़ों लोग थे। यूटीआई यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964 में बना और इसने लोगों को शेयर बाजार में निवेश करने का एक सुरक्षित रास्ता दिखाया। वो एक इन्वेस्टमेंट से ज्यादा एक भरोसा था। इसीलिए जब 2001 में इसमें गड़बड़ी हुई
तो लोगों का पूरे सिस्टम से विश्वास हिल गया था। वो भी इसकी कहानी का एक जरूरी हिस्सा है। खैर, 2003 में से पूरी तरह बदल दिया गया। अब ये यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो सीधे सेबी के नियमों के तहत काम करती है और बाजार में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जैसी दूसरी प्राइवेट कंपनियों से मुकाबला करती है। वो पुरानी सरकारी मोनोपोली अब नहीं रही। और जीआईसी यानी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसकी कहानी तो और भी अलग लगती है। जीआईसी की कहानी और भी दिलचस्प है। ये 1971 में बनी। पहले जो 4 बड़ी सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ओरिएंटल, यूनाइटेड इंडिया और नेशनल इंश्योरेंस, वो सब जीआईसी के अंडर आती थीं। जीआईसी उनकी होल्डिंग कंपनी थी। अच्छा। लेकिन अब वो चारों सीधे भारत सरकार के अधीन है। और जीआईसी का काम अब री इंश्योरेंस का हो गया है। री इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस का इंश्योरेंस? बिल्कुल। इसे आप इंश्योरेंस कंपनियों का सेफ्टी नेट कह सकते हैं। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी तबाही आ जाए, जैसे कोई भूकंप या बाढ़, और किसी एक इंश्योरेंस कंपनी को हजारों करोड़ का क्लेम देना पड़ जाए। हो सकता है वो कंपनी डूब जाए। ऐसे में जीआईसी उसकी मदद करती है। क्यों? क्योंकि उस कंपनी ने खुद जीआईसी से अपनी पॉलिसी ले रखी होती है। ये पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को बचाने का एक तरीका है। वाह, तो ये तो सिस्टम के अंदर एक और सेफ्टी नेट बनाने जैसा है। अच्छा, ये आईएफसीआई, एलआईसी, जीआईसी तो सब बड़े नेशनल लेवल के खिलाड़ी थे, लेकिन भारत तो राज्यों का देश है। क्या ये मॉडल छोटे शहरों और कस्बों तक भी पहुंचाया गया? हाँ, केंद्र सरकार की सलाह पर राज्यों ने भी अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए ताकि उनके अपने राज्यों में छोटे और मंझले उद्योगों को बढ़ावा मिले। स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशंस, एसएफसीज और स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस, एसआईडीसीज। पहला एसएफसी 1955 में पंजाब में बना और पहले एसआईडीसीज 1960 के दशक में आंध्र प्रदेश और बिहार में बने। आइडिया अच्छा था, थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल वाला। आइडिया तो अच्छा था, पर सोर्स कह रहा है कि ज्यादातर एसएफसीज और एसआईडीसीज आज भारी घाटे में चल रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? इसके कई कारण हैं। एक तो मैनेजमेंट प्रोफेशनल नहीं रहा। कई बार राजनीतिक दखलंदाजी बहुत ज़्यादा हुई। लोन देने में ये नहीं देखा गया कि प्रोजेक्ट कितना वायबल है, बल्कि ये देखा गया कि लोन कौन मांग रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ राजनीतिक दखलंदाजी थी या इनका बिजनेस मॉडल ही आज के जमाने में पुराना पड़ गया था? क्या ये प्राइवेट बैंकों की रफ्तार और एफिशिएंसी का मुकाबला कभी कर ही नहीं सकते थे? ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में दोनों बातें थीं। एक तरफ राजनीतिक दखलंदाजी ने इन्हें खोखला किया, तो दूसरी तरफ बदलते आर्थिक माहौल में ये खुद को ढाल नहीं पाए। प्राइवेट बैंकों ने आकर इनसे बेहतर और तेज सर्विस देनी शुरू कर दी। अब हालत ये है कि राज्य सरकारें भी इनमें और पैसा नहीं लगाना चाहती और कोई प्राइवेट कंपनी इन्हें खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही। ये एक तरह से बीच में फंस गए हैं। अब आते हैं उस सेक्टर पर जिससे हम सब रोजाना डील करते हैं, बैंकिंग। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फिर प्राइवेट बैंकों का आना, ये एक पूरी फिल्म की तरह है। बिल्कुल। 1969 और 1980 में बड़े प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसका एक मकसद तो यही था कि बैंकिंग सुविधाएं सिर्फ शहरों तक सीमित ना रहें, बल्कि गांव-गांव तक पहुंचें। और ये हुआ भी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था, है ना? ये सिर्फ सामाजिक भलाई के लिए नहीं था। सही पकड़ा आपने। इसका एक बड़ा मकसद क्रेडिट पर कंट्रोल करना भी था। सरकार तय करना चाहती थी कि देश का पैसा किस सेक्टर में जाएगा, खेती में, छोटे उद्योगों में या बड़े कॉर्पोरेट्स के पास। ये एक बड़ा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टूल था। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि कंपटीशन खत्म हो गया और सर्विस की क्वालिटी गिरने लगी। इसलिए 1993-94 के बाद बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स के लिए दरवाजे खोल दिए गए। तो आज की तस्वीर क्या है? मुझे यकीन है कि गिनती 100 के पार होगी। ये सरकारी प्राइवेट मिलाकर कितने बैंक हो गए आज? फरवरी 2025 तक देश में 137 शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं। इसमें 12 सरकारी बैंक, 22 प्राइवेट बैंक, 11 छोटे फाइनेंस बैंक, 3 पेमेंट बैंक, 43 रीजनल रूरल बैंक और 46 विदेशी बैंक हैं। ये बैंकों का एक पूरा मॉल है जहां हर तरह के ग्राहक के लिए हर तरह की दुकान है। आरबीआई ने तो ऑन टैप लाइसेंस की सुविधा भी दी थी। मतलब अगर आप सारे नियम कानून पूरे करते हैं तो आप कभी भी नए बैंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मकसद यही है कि बैंकिंग में और कंपटीशन आए। ये कहानी तो इंश्योरेंस सेक्टर से काफी मिलती जुलती लगती है। पहले सब सरकारी, फिर प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री। एकदम समानांतर कहानी। 1956 में लाइफ इंश्योरेंस और 1970 में जनरल इंश्योरेंस का राष्ट्रीयकरण हुआ।
फिर 1999 में IRDI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को रेगुलेटर बनाया गया और इस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया गया। और यहाँ भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI एक बड़ा फैक्टर रहा है, 26% से बढ़कर 74% और अब तो 100% तक। ये इतना बड़ा उछाल क्यों? ये दिखाता है कि दुनिया भर की बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां भारतीय बाजार को लेकर कितनी उत्साहित हैं। भारत में आज भी ज्यादातर लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं है, तो यहाँ ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। सोर्स के मुताबिक फरवरी 2025 तक देश में 58 इंश्योरेंस कंपनियां काम कर रही थीं, जिसमें LIC के अलावा 23 प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस, 4 सरकारी जनरल इंश्योरेंस और उनके साथ कई प्राइवेट और विदेशी री इंश्योरर भी शामिल हैं। पहले सिर्फ एक दुकान थी, अब पूरा बाजार है। तो बैंकिंग और इंश्योरेंस में भी हमने वही पैटर्न देखा। पहले सरकारी कंट्रोल, फिर धीरे धीरे प्राइवेट दरवाजे खुले। लेकिन असली मुकाबला तो वहां होना था जहां देश का सबसे ज्यादा पैसा लगा था, शेयर बाजार। उसकी कहानी तो और भी नाटकीय रही होगी। एक जमाना था जब इसे सट्टा बाजार कहते थे। बिल्कुल। और उस सट्टा बाजार को एक व्यवस्थित, भरोसेमंद मार्केट बनाने का श्रेय जाता है रेगुलेशन और फॉर्मलाइजेशन को। जब सरकार ने 1992 में सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को पूरी ताकत दी, तो बाजार में आम निवेशक का भरोसा बढ़ा। सेबी ने नियम बनाए, धोखाधड़ी रोकी, इनसाइडर ट्रेडिंग पर लगाम लगाई और सबसे बड़ा काम किया, पूरे सिस्टम को पारदर्शी बनाया। पहले जो कागज पर सौदे होते थे, उनकी जगह इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ने ले ली। इससे पूरी तस्वीर ही बदल गई। सोर्स में फॉरवर्ड मार्केट, कमोडिटीज और डेरिवेटिव्स जैसे शब्द हैं। इन्हें कैसे समझें? ये तो आज भी बहुत लोगों को डराते हैं। इन्हें एक आसान उदाहरण से समझते हैं। फॉरवर्ड मार्केट मतलब भविष्य के दाम पर आज ही सौदा करना। जैसे कोई किसान अपनी गेहूं की फसल का सौदा कटाई से 3 महीने पहले ही कर ले, ताकि बाद में दाम गिरने का डर न रहे। कमोडिटीज मतलब सोना, चांदी, कच्चा तेल, गेहूं, चना जैसी चीजों की ट्रेडिंग। और डेरिवेटिव्स, इसे ऐसे समझिए कि आप सीधे सोना नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि सोने के भाव पर एक शर्त लगा रहे हैं। वो शर्त वाला कागज ही डेरिवेटिव है। उसकी अपनी कोई कीमत नहीं है, उसकी कीमत सोने के भाव से डिराइव होती है। इसीलिए ये बहुत जोखिम भरा भी हो सकता है। सेबी के आने से ये सब एक रेगुलेटेड दायरे में आ गया। और 2015 में FMC का सेबी में विलय हो गया। इसका क्या महत्व था? फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन पहले कमोडिटीज बाजार को रेगुलेट करता था और सेबी शेयर बाजार को। 2 अलग-अलग रेगुलेटर थे, जिससे कई बार कंफ्यूजन होता था। इन दोनों को मिलाने का मतलब था कि अब शेयर और कमोडिटी दोनों बाजारों के लिए एक ही सुपर रेगुलेटर होगा। इससे नियम कानूनों में एकरूपता आई और मैनेजमेंट आसान हो गया। ये रेगुलेटरी सिस्टम को और मजबूत बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। तो ये थी पब्लिक वर्सेस प्राइवेट फाइनेंसिंग की कहानी। हमने देखा कि कैसे आजादी के बाद सरकारी DFI से शुरुआत हुई और आज बैंकिंग, इंश्योरेंस और सिक्योरिटी मार्केट में एक मिक्स्ड डायनामिक मॉडल काम कर रहा है। बिल्कुल। और ये कहानी एक सबक भी देती है कि किसी भी अर्थव्यवस्था को समय के साथ बदलना पड़ता है। जो मॉडल 1950 में सफल था, वो 2020 में शायद उतना कारगर न हो। सरकार का रोल एक डूअर, एक करने वाले से बदलकर एक सुविधा देने वाले, एक फैसिलिटेटर का हो गया है, जो बस ये सुनिश्चित करता है कि खेल के नियम सबके लिए बराबर हों। लचीलापन और सुधार ही आगे बढ़ने का रास्ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम वित्तीय विनियमन यानी कि फाइनेंशियल रेगुलेशन पर चर्चा करेंगे। देखिए, भारत का जो फाइनेंशियल रेगुलेटरी सिस्टम है, वो कोई सीधी साधी सिंपल सी चीज नहीं है। ये एक तरह की खिचड़ी है। मतलब इतने सारे रेगुलेटर्स हैं, कुछ क्वाजी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, फिर कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो रेगुलेटर नहीं है पर उनका दबदबा बहुत है। और मजे की बात यह है कि कई बार इनका काम एक दूसरे से टकराता भी है। एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स जाल है। खिचड़ी बिल्कुल सही शब्द है। इसे समझने के लिए ऐसा सोचिए कि जैसे एक बड़ी जॉइंट फैमिली में हर किसी का अपना एक रोल होता है। कोई पैसे का हिसाब रखता है, कोई घर के नियम बनाता है, कोई बाहर के काम देखता है। लेकिन कभी-कभी समझ नहीं आता कि आखिरी फैसला किसका होगा। भारत का फाइनेंशियल आर्किटेक्चर कुछ वैसा ही है। ये कई दशकों में धीरे-धीरे बना है और इसीलिए इसमें इतनी परतें हैं। तो चलिए इस जाल को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुख्य खिलाड़ियों की,
जो प्रोडक्ट के हिसाब से रेगुलेट करते हैं, जैसे आरबीआई है। हाँ, ये सबसे बड़े और जाने पहचाने नाम हैं। सबसे पहले आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्रेडिट, सेविंग्स और रेमिटेंसेस यानी पैसों के लेन देन को देखता है। आपका बैंक अकाउंट, लोन, एफडी, ये सब आरबीआई के दायरे में आता है। अच्छा। फिर है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स का रेगुलेटर है। शेयर मार्केट वाला। हाँ बिल्कुल, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, ये सब सेबी की निगरानी में है। और इंश्योरेंस के लिए? उसके लिए है आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसा नाम से ही साफ है, ये बीमा यानी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करता है। ठीक है। और चौथा? चौथा है पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये हमारे पेंशन फंड्स को देखता है, जैसे एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, ये सब अपने अपने प्रोडक्ट के राजा हैं। आरबीआई बैंकिंग का, सेबी इन्वेस्टमेंट का। बिल्कुल। पर दिक्कत तब होती है जब एक प्रोडक्ट दूसरे जैसा दिखने लगता है। जैसे 2010 के आसपास पीएफआरडीए और आईआरडीए के बीच एक बड़ी बहस हुई थी। बिल्कुल सही। वो एक क्लासिक टर्फ वॉर का मामला था। हुआ ये कि कुछ पेंशन प्रोडक्ट्स में इंश्योरेंस का भी एलिमेंट था। अच्छा। अब सवाल उठा कि इसे कौन रेगुलेट करेगा, पीएफआरडीए क्योंकि ये पेंशन है, या आईआरडीए क्योंकि इसमें इंश्योरेंस है। ये ठीक वैसा ही है जैसे घर में कोई ऐसी डिश बने जो आधी सब्जी है और आधी दाल, और मम्मी और दादी में बहस हो जाए कि ये किसकी रेसिपी मानी जाएगी। हाँ, सही उदाहरण है। तो इस तरह की उलझन सिस्टम में पैदा होती है। जी। और एक और उदाहरण था फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन का, मतलब एफएमसी का। वो कमोडिटी वायदा कारोबार को रेगुलेट करता था, मतलब सोने चांदी मसालों के वायदा कारोबार का रेगुलेटर। जी। लेकिन बाद में 2015 में उसे सेबी के साथ मिला दिया गया, शायद चीजों को आसान करने के लिए। हाँ, ये एक सिंप्लीफिकेशन की कोशिश थी, लेकिन एक और मजेदार अपवाद है। वो क्या है? सहकारी बैंक यानी कोऑपरेटिव बैंक्स। उनका रेगुलेशन प्रोडक्ट के आधार पर नहीं बल्कि संस्था यानी एंटिटी के आधार पर होता है, जो इस प्रोडक्ट वाइज सिस्टम को और भी कॉम्प्लेक्स बना देता है। अच्छा, तो ये तो हो गए मेन रेगुलेटर्स, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ और भी सरकारी संस्थाएं हैं जो रेगुलेटर की तरह काम करती हैं, जिन्हें क्वासी रेगुलेटरी एजेंसीज कहते हैं। जी, ये सीधे सीधे रेगुलेटर नहीं कहलाते, पर इनके पास काफी शक्तियां होती हैं। जैसे नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये ग्रामीण बैंकों और राज्य या जिला सहकारी बैंकों की निगरानी करता है। इसे किसानों और गांव के फाइनेंस का डॉक्टर समझ सकते हैं। बिल्कुल। फिर है एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को रेगुलेट करता है। जब कोई घर के लिए लोन लेता है तो जिन कंपनियों से लोन लिया जाता है उन पर एनएचबी की नजर होती है। सही। और एक और है SIEBA, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये छोटे उद्योगों को लोन देने वाली संस्थाओं यानी स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशंस को रेगुलेट करता है। मतलब हर क्षेत्र के लिए एक स्पेशल बॉडी बना दी है। पर इन सबके ऊपर भी तो कोई होगा। यहाँ पर एंट्री होती है केंद्र सरकार के मंत्रालयों की। और उसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी है वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी MOF। इसकी पहुंच हर जगह है। हर जगह कैसे? MOF के प्रतिनिधि आरबीआई, सेबी, आईआरडीए इन सबके बोर्ड्स में बैठते हैं। सिडबी के बोर्ड पर भी MOF का प्रतिनिधि होता है। एक मिनट, मतलब ये मंत्रालय हर रेगुलेटरी बॉडी की मीटिंग में मौजूद रहता है? जी, ये उस रिश्तेदार की तरह है जो परिवार के हर फंक्शन में मौजूद रहता है और सब पर नजर रखता है। ये तो बिल्कुल बिग बॉस वाला सीन हो गया है। हर जगह अपने लोग बिठा रखे। आप कह सकते हैं। FMCI का भी तो यही हुआ था ना। वो पहले उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत था, फिर 2014 में उसे वित्त मंत्रालय में शिफ्ट किया गया और फिर सेबी में मिला दिया गया। बिल्कुल, ये दिखाता है कि असली पावर सेंटर कहाँ है। वित्त मंत्रालय नीति निर्माण मतलब पॉलिसी मेकिंग में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। राज्य सरकारें, वो भी इस खेल में पीछे नहीं है। हाँ, खासकर सहकारी बैंकों के मामले में। ये बैंक रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्स के जरिए राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ओह, तो एक ही बैंक पर आरबीआई का भी कंट्रोल है और राज्य सरकार का भी, डबल कंट्रोल। और ये टकराव सिर्फ सहकारी बैंकों तक ही सीमित नहीं है। आंध्र प्रदेश वाला मामला तो बहुत बड़ा हो गया था। वो एक क्लासिक उदाहरण है। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाकर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस यानी MFIs के कामकाज को नियंत्रित करने की कोशिश की। अच्छा। अब मजे की बात यह है कि कई MFIs असल में NBFCs होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज,
और उन्हें रेगुलेट करने का अधिकार आरबीआई के पास है। तो यहाँ केंद्र के रेगुलेटर और राज्य सरकार के बीच सीधा टकराव हो गया। जी बिल्कुल। तो फिर ऐसे मामलों में क्या होता है? ज्यादातर ऐसे मामले कोर्ट में जाते हैं और कई बार तो सुप्रीम कोर्ट तक को दखल देना पड़ता है ये तय करने के लिए कि किसका अधिकार क्षेत्र क्या है। ये आरबीआई बनाम राज्य सरकार की लड़ाई बन जाती है। अच्छा, कुछ संस्थाएं ऐसी भी है जिन्हें एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है ना, जैसे एसबीआई, एलआईसी, जीआईसी। जी, इन फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को उनके अपने कानून मतलब स्पेशल स्टैट्यूट्स के तहत बनाया गया है। ये उन्हें एक विशेष दर्जा देता है। एसबीआई, एलआईसी, जीआईसी इसी श्रेणी में आते हैं। और पहले आईएफसीआई, यूटीआई, आईडीबीआई जैसी संस्थाएं भी इसी में थी। हाँ, लेकिन अब उनके ये विशेष कानून निरस्त कर दिए गए हैं, मतलब रिपील कर दिए गए हैं। मतलब इतने सारे रेगुलेटर्स, मंत्रालय, राज्य सरकारें, ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। क्या इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कोई सिस्टम बनाया गया है? हाँ, कुछ साल पहले इसी उद्देश्य से एफएसडीसी की स्थापना की गई थी। एफएसडीसी, फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट काउंसिल। इसे आप रेगुलेटर्स का काउंसिल या एक तरह की महापंचायत समझ सकते हैं। इसका मुख्य काम रेगुलेटर्स के बीच होने वाले विवादों को सुलझाना है। तो क्या ये एक सुपर रेगुलेटर है? यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, एफएसटीसी के पास कोई कानूनी अधिकार मतलब स्टैट्यूटरी अथॉरिटी नहीं है। अच्छा, तो फिर इसकी क्या वैल्यू है? इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं और इसकी ताकत इसी बात से आती है। ये एक सलाहकार और समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन बॉडी की तरह है। इसका अपना एक स्थायी सचिवालय, एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट भी है। तो इसका काम क्या है? बस मीटिंग करना? नहीं, इसका काम बहुत जरूरी है। पहला, जैसा हमने कहा, रेगुलेटर्स के बीच के झगड़े सुलझाना। दूसरा, उन बड़ी फाइनेंशियल कंपनीज जिन्हें फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट कहते हैं, उनके रेगुलेशन को देखना। ये क्या होता है फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट? ये वो बड़े ग्रुप्स होते हैं जो कई तरह के काम करते हैं। जैसे एक ही ग्रुप बैंकिंग भी कर रहा है, इंश्योरेंस भी बेच रहा है और म्यूचुअल फंड भी। समझ गए। और तीसरा, वेल्थ मैनेजमेंट जैसे फंक्शंस को देखना, जिसमें कई तरह के प्रोडक्ट शामिल होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सब मिलकर काम करें। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर 12 भारतीय वित्तीय बाजार पर हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। यूपीएससी विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।